तो बेसिकली लीप या लर्न पाकिस्तान क्या है? ये एक ऐसा डिजिटल प्लेटफॉर्म है कि जिसके अंडर में हम लोगों ने बहुत सारे प्रोजेक्ट लॉन्च किए हैं और जिनका पर्पस ये है कि स्टूडेंट्स को जो प्रोफेशनल्स हैं उनको काउंसिल किया जाए, यानी उसमें करियर काउंसलिंग भी शामिल है और एजुकेशनल काउंसलिंग भी शामिल है। तो जहाँ तक बात करें हम करियर काउंसलिंग के हवाले से, तो उसका हमारा एक प्रोजेक्ट है काउंसलिंग टुडे के नाम से ना, जिस पेज पे अभी आप लाइव हैं काउंसलिंग टुडे। तो ये एक अपने आप में यूनिक पेज इस तरह से है कि यहाँ पे हम जितनी भी गाइडेंस की आपको ज़रूरत है, अगर करियर काउंसलिंग के हवाले से या एजुकेशनल काउंसलिंग के हवाले से, अगर आप फॉर एग्जांपल मैट्रिक में हैं और आगे आपने चूज़ करना है कि मैं प्री इंजीनियरिंग चूज़ करूँ या प्री मेडिकल चूज़ करूँ, या आप जनाब जो है वो इंटर कर चुके हैं और आपको आगे ये दुश्वारी पेश आ रही है कि मैं कौन सी यूनिवर्सिटी के लिए मुझे अप्लाई करना चाहिए, या इवन ये कि आप प्रोफेशनल हैं और आपको जॉब स्विचिंग में कोई प्रॉब्लम आ रही है, या इवन आप को कोई पर्सनल इशू आ रहा है, कोई साइकेट्रिक इशू आ रहा है, तो उसके लिए भी हमारे पास ऑन बोर्ड डॉक्टर्स और साइकेट्रिस्ट की टीम मौजूद है। तो ये एक काउंसलिंग क्योंकि एक मशवरा होता है और मशवरा आपको पता है कि सुन्नत भी है, तो उस हवाले से हम एक ये काम कर रहे हैं और इन्हीं सेशंस का हमारा सिलसिला है, तीसरा सेशन है। पहला हमने नेस्कॉम से रिलेटेड किया था, दूसरा हमारा सेशन जो है वो लेस्को का गया जो बहुत सक्सेसफुल गया, उसकी वीडियो भी आप लोगों ने देखी होगी। और थर्ड पे जो है वो हमारा आज का सेशन है प्याज के हवाले से। तो मैं अब जो है वो इनवाइट करता हूँ अपने गेस्ट स्पीकर्स को, दोनों को, कि वो गेस्ट स्पीकर आएँ और हमें ज्वाइन कर लें। जी बिलाल, आप गेस्ट स्पीकर को काइंडली जो है एंटर करवा दें। जी फैजान भाई आपने इंट्रो दे दिया अपना? जी मैंने इंट्रो दे दिया है और आपको आवाज़ आ रही है मेरी? जी अभी आ रही है, पहले मुझे जी नहीं जी आ आ रही रही थी है। आपकी आवाज। ठीक है, तो अहमद आपको भी वेलकम करते हैं और आपको अस्सलाम वालेकुम। मोहम्मद अली आपको भी वेलकम और अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम। अच्छा, पहले तो हम कल के लिए थोड़ी सी माजरत कर लेते हैं क्योंकि ऑडियंस को हमने कल का जो है वो टाइम दे दिया था, लेकिन ये कि कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से हम नहीं कर सके। तो इंशाल्लाह आज के वो लाइव सेशन का आगाज करते हैं हम। जी जी बोलिए जी अहमद। हाँ ठीक है, वो कल आपने बताया था ना उनको कि कनेक्टिविटी का कुछ इशू आ गया था, तो इस वजह से, वरना उसकी तो माजरत हम करेंगे। तो आप इंट्रो अगर दे दिया आपने तो फिर हम स्टार्ट कर लें। जी मैंने अपना इंट्रोडक्शन तो दे दिया है और सेशन के हवाले से भी बता दिया है। अब ये कि आप एक एक करके अपना इंट्रोडक्शन भी दे दें पहले। ठीक है, हाँ फिर वो हम कर लेते हैं। ठीक है। अच्छा, सबसे पहले मेरा नाम अहमद कुरैशी है यार, और मैं प्याज से एमएस सिस्टम्स इंजीनियरिंग कर रहा हूँ। और आज के इस सेशन का जो बुनियादी मकसद था वो यही था कि आप लोगों को गाइडलाइन प्रोवाइड की जा सकें रिगार्डिंग प्याज प्रिपरेशन, और जो जितना भी हमसे हो सका इंशाल्लाह हम स्पेसिफिकली सिस्टम्स और इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स को जो गाइड करना हुआ वो आज हम आपको गाइडेंस प्रोवाइड करेंगे। और आज के सेशन का जो हम क्रेडिट देंगे वो तो फैजान भाई को देंगे, क्योंकि उन्हीं का सारा आइडिया था और उन्होंने ही सारी एडवर्टाइजमेंट की, और ये सारा क्रेडिट जो है वो फैजान भाई को जाता है। ये असिस्टेंट मैनेजर है एनटीडीसी में। तो ये जो है ना सेशन इन्हीं का अरेंज करना है। और इसके बाद अब इसके मुतालिक मैं बता दूं आपको आज के सेशन के मुतालिक। तो इसमें सबसे पहले रजिस्ट्रेशन के मुतालिक आपको हम कुछ गाइडेंस दे देंगे कि रजिस्टर आपने कैसे करना है प्याज पे, और रजिस्ट्रेशन में अगर किसी को कोई इशू है तो वो क्वेश्चन भी कर सकता है। और उसके बाद जो सिस्टम से रिलेटेड होगा, सिस्टम के जनरल पोर्शन किस तरह से है या पेपर पैटर्न जितना भी है, तो वो मैं आपको सारी इन्फॉर्मेशन दे दूंगा। और जहां तक हो सका वो आपकी क्वेरीज जितनी भी हुई वो रिजॉल्व करने की हम कोशिश करेंगे। और उसके बाद मोहम्मद अली आपके साथ वो इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड जितने भी आपके मसले हुए वो हल कर देंगे। और ये है कि आपने पहले हम आपको सॉरी वो कॉल आ गई थी मुझे। तो पहले हम यही है कि रजिस्ट्रेशन से फिर जो पास पेपर्स हैं वो उनको डिस्कस कर लेंगे, फिर इंटरव्यू से रिलेटेड ये हम आपको सारी गाइडेंस दे देंगे। और उसके बाद आपके जो क्वेश्चंस हुए आप वो क्वेश्चन कर लीजिएगा, और इंशाल्लाह हम पूरी कोशिश करेंगे कि उनको रिजॉल्व कर लें। तो अभी अली भाई आपने अपने बारे में आप इनको बता दें, और फिर हम जो है मैं इनको रजिस्ट्रेशन और आगे पेपर्स का बता देता हूँ। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम वालेकुम मोहम्मद अली अस्सलाम। है और मैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हूँ।
और मैंने ग्रेजुएशन भी प्यास से ही की है, और अब मैं मास्टर्स कर रहा हूँ प्यास से, इलेक्ट्रिकल पावर में ही। और मैं पीईसी फेलो हूँ। और आपका जितनी भी क्वेरीज वगैरह होंगी, जितने भी क्वेश्चंस होंगे रिगार्डिंग इलेक्ट्रिकल पावर, तो वो सब हम लोग एंटरटेन करेंगे इंशाल्लाह। और आज की एक अनाउंसमेंट आपको बता दें कि जो टेस्ट डेट थी वो अब उन्होंने, जो टेंटेटिव डेट थी पहले 11 जुलाई, वो अब उन्होंने चेंज कर दी है, क्योंकि अब जो अप्लाई करने की लास्ट डेट है वो अब 18 जुलाई हो गई है। तो टेस्ट मोस्ट प्रोबेबली अगस्त में चला जाएगा। तो अब आप लोगों के पास इतना टाइम है कि अगर आप बिल्कुल स्क्रैप से भी स्टार्ट करते हैं अभी, तो आप इंशाल्लाह तैयारी हो जाएगी आपकी कंप्लीट, और इंशाल्लाह आपका सिलेक्शन भी हो जाएगा। हाँ, जी। तो हो गया तो अली भाई। जी जी। जी फैजान भाई, आप क्या कह रहे थे? मैं ये कह रहा था कि आप सेशन का बाकायदा आगाज़ करें, जो हमारे पास फ़ाइल थी उसके हिसाब से सवालात हम स्टार्ट करें, जो ऑडियंस ने पूछे हुए थे। ये आ, तो हम यानी डायरेक्टली क्वेश्चन, ठीक है, फिर आप यही है कि क्वेश्चन आंसर ही एंटरटेन कर लेते हैं। ठीक है। या या फिर आप कहते हैं तो मैं पहले इनको कुछ जनरली बता देता हूँ टेस्ट नहीं, नहीं। पैटर्न के हवाले से और रजिस्ट्रेशन वगैरह के हवाले से। जी, जी, मैं उसी पे आ रहा था। असल में सवालात भी कुछ इसी टाइप के ही हैं। तो पहला जी सवाल जी। भी यही है कि पहले जनरल सवालात कर लेते हैं, प्रोसीजर फिर के बाद बाद में एंड पे हम लोग एक प्रोसीजर डिस्कस कर लेंगे एंड पे। हाँ, ये भी सही अभी है, आप चलें। सवाल करना, फिर हम उन पे आंसर्स करें, क्योंकि वो क्यूरीज पहले चलें। कर लें तो बेहतर है। तो ये सारे वो सवालात हैं जो बेसिकली हमें ऑडियंस का रिस्पॉन्स जो आया था फॉर्म के थ्रू, उसमें ये ऑडियंस का सवालात हैं, हमने इंक्लूड किए हैं। और इसमें से भी हमने फ़िल्टर आउट करके, क्योंकि ज़्यादातर रिपीटिशन थी। तो सबसे पहला सवाल तो ये है कि जनरल प्रोसीजर आप बता दें कि फेलोशिप का या हायरिंग का किस तरह जनरल प्रोसीजर होता है और ओवरऑल वेटेज किस तरह होता है? अच्छा, तो चलें ये क्वेश्चन मैं बताता हूँ। तो अब जनरल प्रोसीजर तो यही है कि वो आपके मिनिमम रिक्वायरमेंट है 2.5 आपका सीजीपीए होना चाहिए, और उसके बाद आपने प्रयास का जो एंट्री टेस्ट है वो देना है, और फिर सिलेक्शन क्राइटेरिया एंट्री टेस्ट के ऊपर डिपेंड करता है। मतलब कि जीपीए आपकी सिर्फ रिक्वायरमेंट है कि आपने, मिनिमम रिक्वायरमेंट है कि आपका 2.5 होगा तो आप टेस्ट में बैठ सकते हैं। तो अगर आपका ये नहीं है कि आपका वो बाज दफा होता है कि लोग समझते हैं कि ज्यादा जीपीए वाले लोग जरा ज्यादा सिलेक्ट होते हैं, तो ऐसा नहीं होता। वो जीपीए सिर्फ रिक्वायरमेंट है, क्योंकि यहाँ पे हमारे साथ कम जीपीए वाले लोग भी हैं, ज्यादा वाले भी हैं। तो आप अगर मिनिमम 2.5 से ज्यादा आप अप्लाई करें, और अगर आप टेस्ट में अच्छा परफॉर्म करते हैं, तो आपकी सिलेक्शन टोटली मतलब इंटरव्यू तक टेस्ट पे डिपेंड करती है। और फिर आगे जो फाइनल मेरिट बनता है वो टेस्ट और इंटरव्यू आपके दोनों को मिला के बनता है, मेरे अपने हवाले से, क्योंकि प्रयास अपना ये तो नहीं बताती कि वो किस तरह से सिलेक्शन करते हैं। तो मेरा यही ख्याल है कि आप टेस्ट में अगर अच्छा परफॉर्म करते हैं और उसके बाद इंटरव्यू में भी आप की परफॉर्मेंस अच्छी रहती है, तो टोटली ये इस चीज़ पे डिपेंड करता है और जीपीए पे डिपेंड नहीं करता। और ज्यादातर आपकी जो सिलेक्शन है वो मेरे ख्याल से इंटरव्यू पे डिपेंड करती है, क्योंकि मेरा टेस्ट इतना अच्छा नहीं हुआ था, मगर मेरा नाम इंटरव्यू में आ गया था, फिर इंटरव्यू मेरा बड़ा जबरदस्त हुआ था, तो मेरे ख्याल से तो इंटरव्यू ज्यादा मैटर करता है। बाकी अली भाई आप भी बता दें कुछ, अगर आप फर्दर ऐड करना चाहें। असल में ये है कि जो प्यास की वेबसाइट पे एक वेटेज गिवन है, वो ये है कि 50% आपका टेस्ट होगा और 50% ही आपका इंटरव्यू होगा। मतलब जीपीए मेंशन नहीं है, ये एक थ्रेश होल्ड है कि हाँ 2.5 या इससे ज़्यादा जीपीए है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। और मैंने अपने प्यास में जितना मैंने टाइम गुजारा है, मैंने 2.89 वाले लोग भी फेलोशिप पे देखे हैं। तो मतलब ये कोई बात नहीं है कि आपका जीपीए कम है, लेकिन हाँ एक इम्पैक्ट होता है जीपीए का, ये है कि आपने टेस्ट तो क्लियर करना है, इसमें तो जीपीए की कोई बात नहीं आती। लेकिन इंटरव्यू में अगर आपका जीपीए कम है तो आपको एक एक्स्ट्रा एफर्ट करनी पड़ेगी। अगर मतलब आप 3.5 3.7 8 वाले का अगर कंपटीशन कर रहे हैं आप उसके साथ, तो फिर आपको थोड़ा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करना पड़ता है। आपको अपने जीपीए को डिफेंड करना है कि ये जीपीए नहीं मुझे रिप्रेजेंट कर रहा है इस वक्त। तो यही है कि 50% आपका टेस्ट है और 50% आपका इंटरव्यू है, और जो मेरिट है वो ओवरऑल इसी की बेस पे बन रहा होता है। तो अगर आपका जीपीए कम भी है, अगर आपने मेहनत की, तो इंशाल्लाह आपको उसका फल ज़रूर मिलेगा। ठीक है, अहमद और मोहम्मद अली भाई, बहुत अच्छा आप लोगों ने एक्सप्लेन किया। अब ये है कि जनरल अगर किसी ने प्यास में अप्लाई करना है बिल्कुल स्टार्ट से, तो वो कैसे अपने रजिस्ट्रेशन करवाएगा? क्या प्रोसेस होगा? ये बिल्कुल आवाज स्टार्टिंग से आपकी आप बता दें। जो है ना वो अच्छा, वो मेरी आवाज़ आ रही है आपको? जी, जी, आपकी आ रही है। हाँ, मैं बता देता हूँ। तो ऐसा है कि जो ठीक है। प्यास में एप्लीकेशंस सर आप काइंडली रिपीट कर दीजिएगा, आपकी आवाज मुझे नहीं आई, आपकी आवाज।
मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ इसे। जी जी, आप कर दें। तो जो प्याज के लिए एप्लीकेशंस मांगी गई थी उसके लिए एक ऐड आया था, न्यूज़पेपर में भी आता है, फेसबुक पेजेस वगैरह पे अभी आप लोगों ने देख लिया होगा। तो यार अब मुझे तो पोस्ट ऑफ कुछ इशू है, शायद कनेक्ट इंटरनेट का मेरे पास है या आप लोगों के पास है, मुझे आवाज नहीं है। आपकी आवाज़ आ रही है अहमद, हम दोनों को आपकी आवाज़ आ रही है। चले मैं और पहले अपना वो बता देता हूँ। हाँ, अभी बोलें आप। तो जो प्याज की जो एप्लीकेशंस होती हैं ना उसके लिए एक एडवर्टाइजमेंट आता है न्यूज़पेपर हेलो, में या फिर। आवाज नहीं आ रही भाई। अहमद, आपको आवाज़ आ रही है? हाँ अभी आ रही है आपकी आवाज, बीच में लैग कर गई थी आपकी आवाज। अच्छा, अब एक्चुअली मैंने जो सवाल किया था वो था जनरल रजिस्ट्रेशन के हवाले से ना, कि अगर प्याज के लिए किसी को अप्लाई करना है बिल्कुल स्टार्टिंग से, तो वो कैसे करेगा अप्लाई? तो वो उसका आंसर कर रहे थे मोहम्मद अली भाई ना। अच्छा हाँ, बताएं अली भाई आप। हाँ, तो वो ऐसा है कि एडवर्टाइजमेंट आ गया था और मोस्ट प्रोबेबली बहुत सारे लोगों ने देख लिया होगा। और जो इनिशियल एडवर्टाइजमेंट आया था उसके हिसाब से जो 30th जून थी वो लास्ट डेट थी, जो कि आज एक्सटेंड हो गई है और 18th ऑफ जुलाई है लास्ट डेट। अब इसके लिए आपको करना इतना है कि आप ऑनलाइन जाएंगे प्याज की वेबसाइट पे, वहाँ पे एक अपना CNIC के थ्रू एक अपना अकाउंट बनाएंगे और वहाँ पे आप अप्लाई करेंगे, जिसमें आपकी जो हैं एजुकेशनल बैकग्राउंड के हवाले से सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह उसमें अटैच होंगे, आपकी फ़ोटोग्राफ होगी। बाकी जो इसमें अप्लाई करने में जो इम्पोर्टेंट चीज़ है और जो लोगों को इशू आ रहा होता है वो है प्रेफरेंसेस का, कि क्या चीज़ वो प्रेफर करें। तो जो कि ज़्यादातर लोग फेलोशिप के लिए जा रहे होते हैं तो उनकी पहली प्रेफरेंस PEC फेलोशिप होती है, जो कि प्यास ऑफर कर रहा है। और होनी भी यही चाहिए, क्योंकि अगर आपने सेल्फ पे भी करना है और बाद में आपका प्लान चेंज होता है तो ऐसा है कि अगर आप टेस्ट क्लियर कर लेते हैं ना, तो लास्ट ईयर के अगर स्टेट्स देखे जाएं तो जिन लोगों ने टेस्ट क्लियर किया था उन लोगों को उन्होंने रेगुलर फी बेसिस पे सिलेक्ट कर लिया था। तो अगर स्टार्ट से कहा जाए तो ये है कि आप पहली प्रेफरेंस PEC फेलोशिप रखें, जो कि प्यास ऑफर कर रहा है। उसके बाद आप PEC फेलोशिप रखें जो कि किन्पो में ऑफर हो रही है, न्यूक्लियर पावर इंजीनियरिंग में। फिर आगे जो बाकी फेलोशिप्स हैं वो सिस्टम इंजीनियर्स के लिए हैं, इलेक्ट्रिकल पावर के लिए बस यही दो फेलोशिप्स ऑफर हो रही होती हैं। बाकी सिस्टम्स इंजीनियर के लिए अगर देखा जाए तो KRL के भी एक दो लोग जाते हैं और नेस्कॉम भी आता है इंटरव्यू में, तो एक दो लोग वहाँ भी जाते हैं, लेकिन ओवरऑल जो देखा जाए तो वो ज़्यादा फेलोशिप PAEC के लिए ही हैं। और एट द एंड आप फिर एक रेगुलर फी बेस की भी प्रेफरेंस दे सकते हैं। तो ये हो गया हमारा जो है अप्लाई करने का तरीका। और ये आप देखेंगे कि एट द एंड आपके पास एक अस्करी बैंक का एक चालान मिलेगा आपको, जो कि आपने सबमिट करना होगा, जो कि 3500 है। अगर आप लास्ट डेट के अंदर अंदर सबमिट करते हो और अगर 5 दिन लेट होते हो तो शायद वो 4500 हो जाता है। तो जब आप ऑनलाइन अप्लाई करोगे तो लास्ट डेट जैसे 18th ऑफ जुलाई है ना, तो 2-3 दिन बाद तक रोल नंबर स्लिप्स इशू हो जाती हैं। आप अपने पोर्टल पे ही जाके देख सकते हैं रोल नंबर स्लिप्स। तो रोल नंबर स्लिप्स जब आपको मिल जाएंगी, आप को एक टेस्ट सेंटर मिल जाएगा, तो फिर एक डेट भी होगी जिसके हिसाब से आपने टेस्ट देना होगा। फिर जहाँ से आगे जो प्रोसीजर है वो ये है कि आपका टेस्ट होगा, जिसमें दो पोर्शन होते हैं जनरली। एक जनरल पार्ट होता है जो कि तमाम फेलोशिप के लिए सेम होता है, मतलब जितने भी फेलोज अप्लाई कर रहे हैं टेस्ट दे रहे हैं वो 50 नंबर का टेस्ट सेम होगा सबका। बाकी एक सब्जेक्टिव पोर्शन होता है जो कि इलेक्ट्रिकल के लिए अलग होगा, मैकेनिकल के लिए अलग होगा, सिस्टम्स वालों के लिए अलग होगा। तो ये फ़र्क होता है टेस्ट में। और ये ओवरऑल वेटेज मैंने पहले बताई है कि 50% है टेस्ट की। और टेस्ट के बाद ऑलमोस्ट, जैसे मैं अगर इलेक्ट्रिकल पावर की स्पेसिफिकली बात करूं तो हमारे पास 10 से 12 सीट्स होती हैं इलेक्ट्रिकल पावर की प्यास में। तो उस के लिए वो ऑलमोस्ट 50 to 60 जो कैंडिडेट्स हैं उनको शॉर्ट लिस्ट करते हैं, जो कि ऑफ कोर्स मेरिट में पहले 50-60 लोग हैं उनको वो शॉर्ट लिस्ट करते हैं फॉर इंटरव्यू। और इंटरव्यू की अगर बात की जाए तो दो तरह के इंटरव्यूज होते हैं पैनल में। एक होता है जनरल पैनल होता है, जहाँ पे आपसे जनरल क्वेश्चंस किए जाते हैं, मतलब आपकी मोस्टली पर्सनैलिटी बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं और आपकी ओपिनियन बेस्ड सवाल होंगे जिनको आपको जवाब करना होगा। मतलब ऐसा कोई नहीं है कि जो जनरल इंटरव्यू है यहाँ पे कोई सही गलत जवाब नहीं है, मतलब आपको अपना कॉन्फिडेंस शो करना है
तो वो ओवरऑल उसी चीज़ का है। अब इसका मुझे एग्जैक्ट नहीं पता कि उसकी वेटेज कितनी है ओवरऑल इंटरव्यू में, लेकिन ओवरऑल अगर 50% है तो कुछ ना कुछ वेटेज जनरल पार्ट की भी होगी। बाकी जो दूसरा इंटरव्यू है वो प्योरली सब्जेक्टिव होता है। आपके तमाम जो कोर कोर्सेज हैं जो आपने पढ़े हैं ड्यूरिंग योर बैचलर, उससे आपके क्वेश्चंस होंगे। और अगर पैनल की मैं बात करूं तो जो जनरल पार्ट होता है उसमें 4 से 5 लोगों का पैनल होता है, जिसमें साइकेट्रिस्ट वगैरह भी होते हैं और प्यास की सीनियर एडमिनिस्ट्रेशन होती है, सीनियर फैकल्टी मेंबर्स होते हैं, और किन्पो से भी लोग आए होते हैं अक्सर। तो 4 से 5 लोग, और ये नंबर वेरी कर सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है। तो ये जनरल पार्ट होता है। और टेक्निकल की बात करूं तो मेरे पैनल में 3 लोग थे। एक हमारे इलेक्ट्रिकल के एचओडी साहब होंगे, और बाकी एक किन्पो से टीचर आए होते हैं, बाकी एक नेस्कॉम की आरएल इस तरह की ऑर्गेनाइजेशन से भी एक आध बंदा आया होता है। तो नॉर्मली 3 लोग होते हैं इंटरव्यू में। और 50% वेटेज आपके टेस्ट की है और 50% इंटरव्यू की। ओवरऑल ये रिजल्ट आपको अक्टूबर में शो हो जाता है। लिस्ट लगती है तमाम सिलेक्टेड कैंडिडेट्स की, और जिन लोगों ने टेस्ट क्लियर किया और उनको फेलोशिप नहीं मिल पाई, उन लोगों का फिर रेगुलर फी बेसिस पे एडमिशन हो जाता है प्यास में। और नवंबर में प्यास में फिर ज्वाइनिंग होती है फॉर मास्टर। आई एम बैक। ठीक है। अच्छा, दूसरा सवाल ये है, बहुत अच्छा आपने एक्सप्लेन किया अली, और तकरीबन सारे सवालात आपने जो है वो आंसर कर दिए हैं जो लोगों के माइंड में थे। अच्छा, दूसरा जी जी। सवाल ये है कि सीट्स, नंबर ऑफ सीट्स कितनी होती हैं इलेक्ट्रिकल पावर या इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए? अच्छा, इस बार जो हमारे बैच में है ना, ये हमारे जो इलेक्ट्रिकल पावर के लोग होते हैं इनके पास 2 ऑप्शंस हैं अगर वो प्यास में आते हैं तो। एक तो वो इलेक्ट्रिकल पावर कर सकते हैं, एक वो न्यूक्लियर कर सकते हैं। सीट्स इलेक्ट्रिकल पावर की ज़्यादा होती हैं, जैसे हमारे बैच में भी 8 लोग हम इलेक्ट्रिकल पावर के हैं। और न्यूक्लियर में इलेक्ट्रिकल पावर की 2 से 3 सीट्स होती हैं, जो कि वो भी मेरिट के हिसाब से फिर आपकी वो प्रेफरेंसेस देखी जाती हैं, फिर उस बेस पे होता है। और सिस्टम्स की जहाँ तक बात है तो वो अहमद कुरैशी आपको बता देंगे, लेकिन जो इलेक्ट्रिकल पावर की है ना, वो अगर आप पीछे भी देख लें 2017-18 में, तो ये जो रेंज है ये 10 से 12, एक ऊपर नीचे भी हो सकता है। तो ये ऑलमोस्ट यही है इलेक्ट्रिकल पावर स्टूडेंट्स के लिए। और बाकी सिस्टम्स का आपको अहमद बता देते हैं कि कितने कैंडिडेट्स हैं। अच्छा, नंबर ऑफ सीट्स का जहाँ तक ताल्लुक है तो वो सिस्टम इंजीनियर जो इलेक्ट्रॉनिक्स सिस्टम में अप्लाई कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर, मैकाट्रॉनिक्स इंजीनियर, या फिर इलेक्ट्रिकल की किसी और फील्ड में अगर किसी ने डिग्री की है तो वो भी अप्लाई कर सकते हैं। मगर उनको सिस्टम्स का टेस्ट देना पड़ेगा। और जो नंबर ऑफ सीट्स हैं वो लास्ट टाइम थी सिस्टम्स की, ज़रा ज़्यादा लोग थे पावर से, इलेक्ट्रिकल पावर से, क्योंकि सिस्टम्स के लोग जो इलेक्ट्रॉनिक्स, ये सारे लोग हैं इलेक्ट्रॉनिक्स मैकाट्रॉनिक्स के हो गए, या फिर जो इलेक्ट्रिकल के लोग हैं ये आगे जा सकते हैं सिस्टम्स इंजीनियरिंग में। यानी मोस्टली इलेक्ट्रॉनिक्स के लोग होते हैं मगर मैकाट्रॉनिक्स के भी अप्लाई कर सकते हैं। तो सिस्टम में जाते हैं तो इसलिए इनकी थोड़ी सी सीट्स ज्यादा होती हैं। हमारी लास्ट टाइम थी 18 तक सीट्स थी। तो मोस्टली यही होता है, 18 से 20 इतनी सीट्स ही होती हैं सिस्टम्स की। और जो इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर है वो जा सकते हैं, या तो सिस्टम्स में जा सकते हैं, न्यूक्लियर में वो नहीं जा सकते। अगर प्यास में है तो वो सिर्फ सिस्टम में जाएंगे, और अगर वो किन्पो में उनका होता है तो वो इलेक्ट्रिकल न्यूक्लियर इंजीनियरिंग में जाएंगे। तो सिस्टम्स वालों के पास दो ही ऑप्शन है, मगर लास्ट टाइम सिस्टम की सीट एज कम्पेयर टू इलेक्ट्रिकल पावर प्यास में सिस्टम्स की ज्यादा थी, सिस्टम की ज्यादा लोग उन्होंने रखे थे। तो ये हर बार वैरी करता है, ये कोई जनरल रूल नहीं है कि सिस्टम्स वाले ज्यादा होंगे इलेक्ट्रिकल वाले कम होंगे। ये डिपेंड करता है उनकी रिक्वायरमेंट कितनी है। तो बस आप यही रखें कि 18 से 15 से 20 सीट्स होती हैं आप उन्हें सिस्टम्स की। और दैट्स ऑल। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि प्यास में रहते हुए करियर बेनिफिट्स आपके क्या हैं? मतलब एमएस फेलोशिप तो कंप्लीट कर लेते हैं आप, तो उसके बाद करियर बेनिफिट्स क्या हैं प्यास में? यार कैरियर ये आप बेनिफिट्स। पहले, अच्छा आप आंसर कर दें, क्योंकि मुझे मतीन भाई की आवाज नहीं आ रही, अली भाई की आ रही है, तो मैं इनके आंसर से समझ जाऊंगा कि क्वेश्चन क्या था। यार भाई ने पूछा है कि कैरियर बेनिफिट्स क्या हैं प्यास में आने के। अच्छा हाँ, तो बता ये दें है आप। कि आपको एमएस करवा रहे हैं यहाँ प्यास में, और फेलोशिप पे हैं आप, और आपको पर मंथ स्टाइपेंड दिया जाता है या एमएस में। और आपने एक बॉन्ड साइन करते हैं प्यास में आने से पहले, जिसमें ये क्लियरली मेंशन है कि एमएस कंप्लीट करने के बाद आपको पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कमीशन में 5 साल के लिए सर्व करना पड़ता है, जहाँ पे वो आपकी पोस्टिंग करते हैं, कहीं भी पाकिस्तान में कर सकते हैं वो।
तो कैरियर बेनिफिट्स कुछ यूं है कि आपको एमएस करने के बाद एसपीएस 8 मिलेगा, एक परमानेंट गवर्नमेंट जॉब मिलेगी। और अगर देखा जाए तो ये एसपीएस 8 एक रेगुलर 17 से वो 3 एक्स्ट्रा इंक्रीमेंट्स भी दिए जाते हैं प्यास के फेलोज को, जो कि एमएस करके ज्वाइन करते हैं कमीशन को। तो आपकी अगर देखा जाए तो बाकी ग्रेड 17 से, रेगुलर ग्रेड 17 से पे भी ज़्यादा होती है सैलरी के हिसाब से, अगर ये बात की जाए। और एक परमानेंट जॉब है। और अगर आप छोड़ना चाहते हो तो फिर एक 5 साल का बॉन्ड है जो कि आपको कंप्लीट करना पड़ेगा, उसके बाद आप छोड़ सकते हो। ठीक है, अहमद भाई कुछ ऐड करना चाहेंगे इसमें आप? अहमद भाई कुछ ऐड करना चाहेंगे इसमें आप? अली भाई आप अहमद बताएं कुछ क्या ऐड कहा है करना है? उन्होंने। कुछ ऐड करना है आपने इसमें? नहीं, इसमें तो कुछ ऐड करने की यही है कि यार आपको एसपीएस एड मिलता है, अच्छी खासी आपके पास गवर्नमेंट जॉब है। आजकल आजकल इंजीनियर्स के हालात भी थोड़े बुरे ही चल रहे हैं, तो एक पाकिस्तान में अगर आपने जॉब करनी है तो इंजीनियर्स के लिए बेस्ट ऑप्शन है, तो आप फिर आ जाएं इसके लिए। और बाकी यही है कि आपको एसपीएस एड दिया जाता है, 3 एडवांस इंक्रीमेंट। अगर 2 साल आप जब सर्विस करते हैं तो नॉर्मली लोग जो नेस्कॉम वगैरह या एटॉमिक एनर्जी में डायरेक्ट आते हैं वो एसपीएस 9 में जाने के लिए उनको 5 साल लग जाते हैं। तो यहाँ आपके एमएस के 2 साल मिला के 2 साल आप सर्विस करते हैं तो आप एसपीएस 9 में जाने के एलिजिबल हो जाते हैं। तो इस लिहाज से अच्छी अपॉर्चुनिटीज देता है प्रयास आपको। नहीं, तो ये बस तो यही है आपने कि एडवर्टाइजमेंट में भी देखा होगा, ये चीजें लिखी हाँ, हुई हैं ये कि सारी चीजें ये हैं 2 साल बाद एडवर्टाइजमेंट आपको में हैं। एसपीएस 9 और मिलेगा। और ये सारी सच्ची बातें हैं, ये वाकई ऐसे ही ये होता है। होता है 35,000 वाकई में। आपको स्टाइपेंड भी मिलता है, और क्या कहते हैं कि बाकी हॉस्टल ट्रांसपोर्ट आपकी फ्री होती है मोस्ट तकरीबन। थोड़े बहुत पैसे अच्छा ले जी, लेते हैं। ठीक है जी। जी फिर अच्छा, अगला सवाल ये है कि मिनिमम कितने मार्क्स ऑब्टेन करने चाहिए टू सिक्योर एनी सीट? अच्छा, मिनिमम कितने मार्क्स आने चाहिए टेस्ट में? तो देखा जाए तो जो जनरल पार्ट होता है पेपर का, जिसमें फिजिक्स होती है, मैथ्स होती है, इंग्लिश होती है, एफएससी लेवल की होती है मोस्टली। और वहाँ पे आप अगर 40 प्लस कर जाते हो, और जो सब्जेक्टिव पार्ट होता है वो इतना टफ नहीं होता लेकिन थोड़ा टफ होता है। तो जो नॉर्मल रेंज मैंने देखी है पिछले सालों में, अपने साल या जो जो मेरे टेस्ट स्कोर था, तो वो मुझे लग रहा है कि अगर आप 70 प्लस स्कोर करते हो ना टेस्ट में, तो मोस्ट प्रोबेबली आपको इंटरव्यू की कॉल आएगी। अच्छा, मैं कुछ कह लूं? जी जी। अच्छा, जी, ये जी, अब आप जो जो ये है कि कितने आपका स्कोर कितना होगा, तो ये तो डिपेंड करता है, आपके वैरी करता है कि टेस्ट की डिफिकल्टी लेवल क्या था। तो अगर टेस्ट आसान होगा तो उसका मतलब है मेरिट ऊपर जाएगा, और अगर टेस्ट मुश्किल है तो मेरिट जो है वो ऑब्वियस सी बात है कि मेरिट लो होगा। मगर मेरा तो अपना यही है, मेरी आपको एडवाइस यही है कि आप जनरल पोर्शन पे जरा ज्यादा तवज्जो दें, क्योंकि जो टेक्निकल पोर्शन होता है वो हर दफा जो है ना वो कभी आसान आ जाता है, कभी मुश्किल आ जाता है। और जो जनरल पोर्शन है वो क्योंकि एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर है उसने भी अटेम्प्ट करना है, और एक केमिस्ट्री का बंदा है तो उसने भी अटेम्प्ट करना है, तो वो रिलेटिवली इजी होता है फिर जो जनरल पोर्शन है। तो जनरल पोर्शन में बंदा आराम सुकून से 40 प्लस मार्क्स ले ही सकता है, मतलब 45 तक। और पढ़ना भी क्या, आपने एफएससी की फिजिक्स और मैथ्स पढ़नी है, और मोस्टली आपने सेकंड ईयर की जो फिजिक्स है मेरे ख्याल से वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और न्यूक्लियर और मॉडर्न ये चीजें वो चले आगे को क्वेश्चन आएगा उसमें डिस्कस करेंगे। और यही है कि ये वेरी करता है, और 15,000 लोग टेस्ट देते हैं और उनमें से चांद लोगों की खुश नसीबों की सिलेक्शन होती है। तो ये हम नहीं कह सकते कि इस हर बार कोई खास उनकी रेंज है कि उससे ऊपर वाले लोगों को इंटरव्यू के लिए बुलाते हैं। तो वो प्यास वाले हर बार तकरीबन 650 लोगों को इंटरव्यू के लिए बुलाते हैं। तो आपने बस ये करना है, मेरा तो यही है कि 70 प्लस नंबर तो कम से कम आपके होने चाहिए, क्योंकि इतने ये तो ये हाँ, ये तो होगा, इतने मार्क्स होंगे तो फिर ही इंटरव्यू क्या कहते हैं ना, इंटरव्यू कॉल आएगी। तो बाकी आपके इंटरव्यू पे फिर आगे डिपेंड करता है। अली भाई सही कहा ना मैंने? बिल्कुल, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं सर। हाँ चले, अगले क्वेश्चन पे जाएं फिर। मतीन भाई गायब भी हो गए, तो अगला क्वेश्चन हम खुद ही डिस्कस कर लेते हैं फिर। रुक जा। चले, अच्छा अली भाई आप ये बताएं कि यार जो इंग्लिश है, इंग्लिश की प्रिपरेशन कैसे की जाए? अच्छा, बात करें अगर इंग्लिश की, तो इंग्लिश के 10 एमसीक्यूज होते हैं, और काफ़ी इजी होते हैं। अगर आप एवरेज स्टूडेंट हो तो भी आप
6 से 7 से 8 नंबर ले सकते हो आसानी से। जो बेसिक अच्छा। चीज आती है अब उसमें आपको सेंटेंस स्ट्रक्चर की बात होगी। सेंटेंस स्ट्रक्चर आपका अच्छा होना चाहिए, पार्ट्स ऑफ स्पीच, प्रेपोजिशंस का इस्तेमाल, आर्टिकल्स का इस्तेमाल। बाकी जो वोकेबलरी आती है वो इतनी कोई मुश्किल नहीं होती, ये देखा जाए तो आसानी वोकेबलरी होती है। एक पैराग्राफ से भी आपको क्वेश्चंस करने होते हैं, एक दो क्वेश्चंस वो भी होते हैं। बट नॉर्मली अगर देखा जाए ना तो आप अगर 4 से 5 घंटे इन चीज़ों पे लगा दें तो आप 8 8 नंबर आपके आ सकते हैं बिल्कुल मुनासिब अगर फरमाया। इंग्लिश चले मैं 3 भाई आ गए, अब आप वो वही क्वेश्चन करेंगे, ये तो हमने ऐसे ही बीच में कहा कि जरा टाइम पास किया जाए। जी मैं 3 भाई, आप अगला म्यूट क्वेश्चन आपका। आप म्यूट हुए हैं सर। आवाज नहीं आ रही आपकी। अब आ रही है आवाज? हाँ जी 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 अब अभी आ आ रही है। रही है। अच्छा, तो अगला सवाल ये है कि अगर बीएस प्यास के अलावा किसी और यूनिवर्सिटी से किया हुआ है किसी स्टूडेंट ने, तो उसके कितने अच्छा, परसेंट चांस होते हैं सिलेक्शन के एज कम्पेयर टू प्यास स्टूडेंट? ये मैं प्यास आंसर के। करना चाहूंगा क्योंकि ये प्यास का है। हाँ। जी आप कर लें। अच्छा, तो ये कोई ऐसी बात नहीं है कि सिर्फ प्यास वाले स्टूडेंट ही ज्यादा सिलेक्ट होते हैं। हमारे साथ जो है ना, प्यास के तकरीबन 2 से 3 लोग सिलेक्ट हुए थे, इलेक्ट्रिकल पावर और सिस्टम दोनों में, या तीन चार चार हो गए होंगे, इससे ज्यादा नहीं थे। तो ये यूनिवर्सिटी पे डिपेंड नहीं करता, इनको भी कोई टेस्ट का पहले से नहीं बताया जाता कि भाई टेस्ट किस तरह का होगा। तो ये आपकी प्रिपरेशन पे डिपेंड करता है और आपके डिपेंड करता है कि आपने किस डायरेक्शन में तैयारी की है। ठीक है, तो ये नहीं है कि वो प्याज, मैं खुद जो है मैंने कॉमसेट्स एबटाबाद से किया था बैचलर्स इलेक्ट्रॉनिक्स में। तो ऐसे ही है, हम में मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज के लोग हैं, और प्यास का तो सिस्टम में तो मेरे ख्याल से एक लड़की थी शायद, बाकी तो सिस्टम में है ही कोई नहीं प्यास का, ये इलेक्ट्रिकल में है एक दो बंदे। तो ये सोचना छोड़ दें कि भाई प्यास वाले ही सिलेक्ट होते हैं। ठीक है, सारे सिलेक्ट होते हैं। ये जो मेरे अभी हुई ना, अभी इंटरव्यूज हुए हैं हमारे, तो हम 5 लोग प्यास से शॉर्ट लिस्ट हुए थे इंटरव्यू के लिए। और फाइनल सिलेक्शन सिर्फ मेरा हुआ था उसमें, इलेक्ट्रिकल की अगर मैं बात करूं। तो ये कोई इतनी खास बात नहीं है कि प्यास के लोग होते हैं। बस हमें थोड़ा सा अगर कहें कि टेस्ट में एडवांटेज क्या हो जाता है कि प्यास के लोगों ने उन्हीं टीचर से पढ़ा होता है जो कि शायद टेस्ट सेट करते हैं। और अगर उनके बताया हुआ मटेरियल या जो उन्होंने क्लास में पढ़ाया है, अगर वो चीज़ें अच्छे से कर लें तो टेस्ट अच्छे से हो सकता है। लेकिन ये भी एक ख़ास हद तक है, ये नहीं है कि आप क्योंकि हर साल कितने लोग प्यास से ग्रेजुएट होते हैं, सारे तो एमएस फेलोशिप पे नहीं आते। तो ये कोई इतनी बात नहीं है, अगर आपकी तैयारी अच्छी है तो तभी आप आ पाओगे। ठीक है अली भाई। ओके। ठीक है, नेक्स्ट पे चलें। जी जी। जी जी, चलें नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। अच्छा, एज लिमिटेशन कितनी होती है अप्लाई करने के लिए? 27 ईयर्स। और ये और अगर 2 ईयर, मेरे ख्याल से वो ऐसे नहीं है कि बाज़ जगह होता है कि आपने गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं तो आप 2 ईयर की आपको रिलैक्सेशन दी जाती है, जैसे सीएसएस के इम्तिहान में होता है। तो ऐसा मेरे ख्याल से कुछ भी नहीं है, प्यास में मिनिमम नहीं, प्यास 27 में है। कुछ नहीं है। हाँ। आपने अगर फेलोशिप पे अप्लाई करना है तो 27 ईयर्स, अगर रेगुलर फी बेस पे तो कोई एज लिमिट नहीं है। अच्छा ऐसा है, ओके जी। एडवर्टाइजमेंट में नहीं था रेगुलर, मेंशन। अच्छा अच्छा। मतलब फेलोशिप पे 27 है एज लिमिट। और अगर आप रेगुलर फी बेस पे अप्लाई करना चाहते हो, वैसे आप एमएस करना चाहते हो प्याज से, तो उसके लिए एज लिमिट नहीं है कोई। ओके जी। अच्छा, एक सवाल ये है कि अगर किसी की जनरल इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की डिग्री है, उसमें मतलब ये है कि किसी पावर या इलेक्ट्रॉनिक्स में मेजर नहीं है उसका, तो वो किसमें अप्लाई करना चाहिए उसे? वो देखें, उसके डिपेंड करता है, अगर किसी की जनरल डिग्री है, मतलब इलेक्ट्रिकल जैसे कम्युनिकेशन के लोग होते हैं, बैचलर ऑफ इलेक्ट्रिकल कंप्यूटर इंजीनियर्स होते हैं, तो वो अप्लाई कर हुँ, सकते हैं, सिस्टम में भी कर सकते हैं और इलेक्ट्रिकल पावर में भी कर सकते हैं। ठीक है, वो फिर भी उनसे हुँ, कंफर्म कर लें प्रयास को कॉल करके, क्योंकि एडवर्टाइजमेंट में ऐसा कुछ मेंशन नहीं है। बट और हमारे साथ भी हुँ, कोई ऐसा इंजीनियर लास्ट टाइम नहीं था कि जिसकी डिग्री इलेक्ट्रिकल कंप्यूटर में हो या इलेक्ट्रिकल कम्युनिकेशन में हो। तो इसका सही आंसर तो वही आपको कर सकते हैं, मगर मेरे ख्याल से आप इलेक्ट्रिकल के हैं तो आप अगर सिस्टम्स का टेस्ट देते हैं तो आप सिस्टम में भी आ सकते हैं, और अगर पावर का टेस्ट दिया तो इलेक्ट्रिकल पावर में भी जा सकते हैं। ये आप पे डिपेंड करता है, मतलब आप इलेक्ट्रिकल जैसे बैचलर ऑफ इलेक्ट्रिकल कंप्यूटर किया है या इलेक्ट्रिकल कम्युनिकेशन किया है, तो वो लोग किसी फील्ड में भी जा सकते हैं, इलेक्ट्रिकल पावर में भी जा सकते हैं और सिस्टम में भी जा सकते हैं। वो उनके टेस्ट पे डिपेंड करता है, वो कौन सी फील्ड का टेस्ट देते हैं। अच्छा, एक और बात मैं ऐड करना चाहता हूँ कि इलेक्ट्रिकल पावर में वही लोग आ सकते हैं जिन्होंने पावर के कोर कोर्सेज को पढ़ा होता है, जैसे कि पावर सिस्टम एनालिसिस है, पावर सिस्टम ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन यूटिलाइजेशन का कोर्स है, पावर सिस्टम प्रोटेक्शन है और हाई वोल्टेज।
ये कोर कोर्सेज हैं, ये अगर आपने पढ़े हैं तो आप इलेक्ट्रिकल में आ सकते हो। एक दो इंटरव्यूज इस साल मेरे साथ ऐसे भी हुए हैं, कुछ लड़के थे जो कि नर्स से जिन्होंने जनरल इलेक्ट्रिकल की हुई थी, इलेक्ट्रिकल जनरल डिग्री थी, और उनके कोर्सेज और तरह के थे, लेकिन उन्होंने इलेक्ट्रिकल पावर में अप्लाई किया था। और इंटरव्यू तक जब वो पहुंचे तो इंटरव्यू वाले ने उनसे कहा कि जब आपके पास पावर का कोई कोर्स नहीं है, आपने पढ़ा हुआ जैसे इलेक्ट्रिकल मशीन्स के अलावा, तो आप कैसे सिलेक्ट हो सकते हैं। तो मतलब वहाँ पे उनको रिजेक्ट कर दिया गया था। तो अगर तो देखा जाए जनरल इलेक्ट्रिकल में, तो इलेक्ट्रॉनिक्स के कोर्सेज ज़्यादा लोगों ने पढ़े होते हैं, और वो मैं यही रिकमेंड करूंगा कि वो सिस्टम इंजीनियर के लिए अप्लाई करें, क्योंकि इलेक्ट्रिकल पावर में सिर्फ वही लोग आएंगे जिन्होंने पावर के कोर कोर्सेज पढ़े होंगे। ठीक है जी। अच्छा, एक सवाल ये है कि स्कोप ऑफ न्यूक्लियर पावर इंजीनियरिंग फ्रॉम किन्पो? अच्छा, स्कोप मतलब ये है कि अगर मेरिट में आप ऊपर आते हो तो आपको प्यास फेलोशिप ऑफर करेगी, अगर आप मेरिट में थोड़े नीचे हो तो किन्पो में आप चले जाओगे। और बिल्कुल एग्जैक्टली सेम हिसाब है न्यूक्लियर पावर इंजीनियरिंग जो किन्पो में है जो कि प्यास में है। आपको एसपीएस 8 मिलेगा और वही सारे बेनिफिट्स में हैं जो प्यास में है। तो मतलब अगर देखा जाए स्कोप, तो ऐसा यही है इसका कि, और ये भी है कि न्यूक्लियर पावर करके आप बाहर मार्केट में कहीं नहीं जा पाओगे, क्योंकि आपकी न्यूक्लियर डिग्री का बाहर किसी को कोई फायदा नहीं है। तो जो भी होगा वो आपकी, अगर आप फेलोशिप पे सिलेक्ट होते हो, आप किन्पो में जाते हो, तो इसका यही मतलब है कि आप एसपीएस 8 में आ गए हो, और आगे का स्कोप देखने की फिर जरूरत नहीं है। देखें, मैं कुछ ऐड कर लूं अली भाई। जी जी। स्कोप की बात यही है कि सारे जितने भी इंजीनियर्स हैं, इलेक्ट्रिकल हैं, खा वो न्यूक्लियर इंजीनियर हैं, किन्पो से किया है जिसने, उसने सर्व करना है एटॉमिक एनर्जी को। ऐसा अब ही वो बंदे की उस पे इंटरेस्ट पे तो डिपेंड करता है कि वो कौन सी स्पोर्ट, पावर में जाना चाहता है या न्यूक्लियर में जाना चाहता है। मगर आगे जाना, एक ही ऑर्गेनाइजेशन को सर्व करना है, तो स्कोप जो है ना, उन्होंने अभी 5 साल तो आपने उधर ही सर्व करना है। आगे बंदा कहीं बाहर इंडस्ट्री में जा सकता है, फिर तो वो कहे कि न्यूक्लियर का ज्यादा स्कोप है और इलेक्ट्रिकल पावर का कम स्कोप है। तो ये तो जो है ना, कोई स्कोप की बात यही है कि दोनों का स्कोप बराबर ही है भाई। आप दोनों ने एटॉमिक एनर्जी को सर्व करना है और एक ही ऑर्गेनाइजेशन में जाना है, सो स्कोप की बात नहीं बनती। बस प्यास में आपको थोड़ा ये है कि आपको थोड़े ऑप्शंस मिल जाते हैं, जैसे कि अगर मैं इलेक्ट्रिकल पावर की अपने की बात करूं तो आप इलेक्ट्रिकल भी कर सकते हो प्यास से, और न्यूक्लियर भी कर सकते हो। और लेकिन अगर आपकी, प्यास में ये भी है, इस्लामाबाद थोड़े करीब पड़ता है और कराची वाली जगह बहुत बुरी है, तो लिहाजा जो है ना, ये इलेक्ट्रिकल पावर ज्यादा अच्छा ऑप्शन और है। हाँ, ये प्यास वालों की पोस्टिंग भी थोड़ी करीब ही हो जाती है नॉर्मली, तो हाँ, ये इस हिसाब से अच्छा है। नहीं सर, वैसे कराची वाली जगह इतनी भी बुरी नहीं है अब। यार हमने सुना गर्मी है जो उधर फैलोज गए, और प्यास में हालात लोग भी खराब ज्यादा होते हैं ना। अब वहां पे देखें 30 स्टूडेंट जाते हैं टोटल, और आगे 30 पहले के होते हैं, तो 60 स्टूडेंट होते हैं। यहाँ पे आज भरी पड़ी यूनिवर्सिटी है यार, यहाँ पे थोड़ा एंजॉय चिल चिल भी करता है बंदा, वहां से आगे क्या करना है। वो यूनिवर्सिटी वाला सही माहौल बात। शायद ना मिले आपको हाँ, किनको। वो वैसा माहौल नहीं मिलेगा किनको। हमने वो वहां के फेलो से ठीक बात भी की थी, अली भाई के बहुत से दोस्त थे, तो वो वहां पे मजा नहीं है किनको में। ठीक है जी। अच्छा, अगला सवाल है कि लास्ट ईयर मेरिट क्या बनी थी? मैं बताऊं, आप ये बताते हैं? मैं बता अच्छा, दूं यार, मैं लास्ट ईयर मैं बताता हूँ। लास्ट ईयर का ये सीन था कि लास्ट ईयर तकरीबन अप्लाई तो हर बार करते हैं, 12 से 15 हज़ार लोग, इतने लोगों ने अप्लाई किया होगा, और 660 लोग इंटरव्यू के लिए शॉर्ट लिस्ट हुए थे। और उन, अब ये नहीं हम कह सकते कि कितने यानी मिनिमम मार्क्स कितने थे और लास्ट बंदा जो सिलेक्ट हुआ था उसके कितने मार्क्स थे, क्योंकि वो सिर्फ मेरिट लिस्ट उन लोगों की आती है जो उनकी सिलेक्शन हुई होती है, यानी इंटरव्यू के लिए जिनको कॉल आई होती है। तो मार्क्स का कुछ नहीं कह सकते, मगर ये मैं आपको बता देता हूँ कि 660 लोग सिलेक्ट हुए थे इंटरव्यू के लिए, और फिर उनमें से तकरीबन 150 या 160 लोग प्यास फेलोशिप पे आए थे, और 10 से 15 लोग किन्पो में, 15-20 हो गए होंगे, इतने ही होंगे, वो किन्पो में सिलेक्ट हुए थे। और ये जो प्यास में लोग हैं, इनमें डिफरेंट फील्ड्स के लोग थे, मतलब कि 18 से 20 सिस्टम्स के हो गए, 12-15 इलेक्ट्रिकल के हो गए, 24 एक बंदे फिजिक्स के, जरा ज्यादा बंदे होते हैं, 24 एक बंदे फिजिक्स के थे। इस तरह न्यूक्लियर के क्योंकि डिफरेंट केमिकल के लोग भी जाते हैं, इलेक्ट्रिकल के लोग भी जाते हैं, और फिजिक्स के लोग भी जाते हैं। तो जो न्यूक्लियर में से वो जरा ज्यादा लोग थे। तो मगर टोटल जो है 160 के राउंड अबाउट जो है वो प्यास में उन्होंने फेलोशिप्स दी थी, जो एटॉमिक एनर्जी की स्पॉन्सर थी। और उसके अलावा यहाँ पे आईटी एंडोरमेंट के कुछ लोग होते हैं, वो कंप्यूटर साइंस के लोग होते हैं।
वो भी, उनको भी 4-5 लोग थे तकरीबन वो, और कुछ लोगों को KRL फेलोशिप देती है, वो भी 3-4 लोग हैं टोटल। तो यानी राउंड अबाउट 170 लोग फाइनल जो सिलेक्ट हुए, किनपो को मिला के 180 कर लें, 180 तक सिलेक्ट हुए लोग 660 में से। मतलब कि हर जो इंटरव्यू में कॉल आती है, हर 3 में से एक बंदा कर लें, वो सिलेक्ट होता है इंटरव्यू के बाद। तो इंटरव्यू भी काफी टफ होता है, उसको भी इजी नहीं लेना, टेस्ट में भी अच्छा परफॉर्म करना है और इंटरव्यू में भी, तब जाके सिलेक्शन होगी। ठीक है सर। अली भाई। अच्छा जी जी, अली भाई आप बोलिए। अच्छा, ये कि अगर इंटरव्यू की बात करें ना, तो इंटरव्यू आपको तकरीबन 10 से 15 दिन दे दिए जाते हैं, तो आप इंटरव्यू की प्रिपरेशन बाद में भी कर सकते हैं, वो इतना मसला नहीं है। हाँ यही बात है। चले जी, नेक्स्ट पे चले। जी जी, जी चले जी। नेक्स्ट क्वेश्चन चल। अच्छा, एक सवाल ये आया है कि हाउ वुड यू डिफरेंशिएट द रिसर्च वर्क एडवांटेजेस ओवर द कोर्स वर्क। ठीक है, एक सवाल तो ये है। इसके साथ ही है कि इलेक्ट्रिकल टीचिंग जॉब मार्केट लॉबी सिस्टम इन द पाकिस्तान। ये क्या रिपीट कर दें जरा एक बार फिर, बड़ा लंबा क्वेश्चन था। जी, एक सवाल ये है कि आप डिफरेंशिएट कैसे करेंगे रिसर्च वर्क को कोर्स वर्क के ऊपर, मतलब एडवांटेज किसके ज़्यादा हैं, ठीक है? और इसके साथ ही रिलेटेड ये है कि इलेक्ट्रिकल टीचिंग जॉब मार्केट जो है वो उसकी क्या सिस्टम है पाकिस्तान में लॉबी। ये तो मेरा ख्याल से रिलेवेंट है सवाल, लेकिन कोर्स वर्क नहीं, और रिसर्च वो आप वर्क की बता बात देते हैं कि कोर्स वर्क जो है वो तो इम्पोर्टेंट है, जो HEC ने डिफाइन किया है या PEC ने जो डिफाइन किया है, जो कि कोर्स वर्क है बैचलर्स के लिए, मास्टर्स के लिए, वो तो आपको पढ़ाया जाएगा। लेकिन अगर मैं वो प्रैक्टिकल वर्क की बात करूं, रिसर्च वर्क की बात करूं, तो प्यास में अब ऐसा होता है कि जो आपके आखिरी 2 सेमेस्टर्स होते हैं ना, वो कंप्लीट आपको रिसर्च वर्क के लिए दे दिए जाते हैं। मतलब उसमें आपका कोई कोर्स नहीं होता, आपने कंप्लीट रिसर्च करनी है अपने टॉपिक्स पे जो भी सिलेक्ट करते हैं। जैसे बैचलर्स में FYP होता है, इसी तरह मास्टर्स में आपको 2 सेमेस्टर्स दिए जाएंगे वो करने के लिए। और डेफिनेटली रिसर्च वर्क का फ़ायदा होता है, अगर आप पाकिस्तान के अलावा बाहर जाना चाहते हो, तो आपके कोर्स वर्क को शायद कोई ना देखे, लेकिन आपके रिसर्च वर्क को अहमियत दी जाती है हर जगह भी। और अब टीचिंग की बात करें, तो बैचलर्स अगर आपकी डिग्री है तो आपने लैब असिस्टेंट देखे होंगे, लैब असिस्टेंट्स का टेस्ट दे सकते हैं आप। और इसके अलावा टीचर असिस्टेंट लग सकते हैं फॉर रिसर्च पर्पजेज। मज़ीद ये है कि अगर आप एज अ प्रोफेसर किसी यूनिवर्सिटी वगैरह को ज्वाइन करना चाहते हो, या अगर टीचिंग को परसू करना चाहते हो, तो इसके लिए एटलीस्ट मेरे ख्याल में मास्टर्स डिग्री होनी चाहिए। लेकिन आजकल तो PhD करके भी लोग फिर रहे हैं। तो यही है कि अगर आपने टीचिंग में जाना है तो आपको मज़ीद हायर एजुकेशन की ज़रूरत पड़ेगी। सही है। अच्छा, एक सवाल सर ये था कि जो टेस्ट होता है एमएस का, वो ऑनलाइन होता है या सेंटर में होता है? आ, ऑनलाइन का अभी तो कोई सवाल ही नहीं पैदा होता है। अभी हम यही डिस्कस कर रहे थे थोड़ी देर पहले कि ये एंट्री टेस्ट ऑनलाइन हो सकता है कि नहीं। तो ऑनलाइन तो आप खुद सोचें कि भाई एक ऑनलाइन टेस्ट है, आप हर बंदे ने अपने साथ साथ पिछले साल का एक फेलो बिठा लें और कुछ भी ना करें, तो वही अगर आपकी हेल्प करें तो आप तो सारे ही पास हो जाएंगे। फिर तो ऑनलाइन टेस्ट कभी नहीं होगा, ऐसा नहीं हो सकता। और सेंटर में ही होगा टेस्ट। ज्यादा ये हो जाएगा कि डिले हो जाएगा टेस्ट, या फिर यही है कि वो मतलब डिले कर लेंगे टेस्ट। बाकी ऑनलाइन का तो सवाल सोचिए मत, या SOPs को फॉलो ऑनलाइन करके इसी डेट पे ले लेंगे, मगर डिले नहीं होता। ऑनलाइन का एक और प्रॉब्लम भी है, वो ये है कि देखें कि पूरे पाकिस्तान से लोगों ने टेस्ट देना है, और सबके पास तो कनेक्टिविटी नहीं होगी, और 3 घंटे का टेस्ट है, और ये मतलब एक नॉर्मल यूनिवर्सिटी में एडमिशन का टेस्ट भी नहीं है, ये एक जॉब इंटरव्यू है, और मतलब लोगों के फ्यूचर का सवाल है। तो ऑनलाइन इस वजह से भी बहुत मुश्किल है। बाकी इन सेंटर ही होगा, क्योंकि अभी बहुत टाइम है। प्यास में नवंबर में मास्टर्स की जो होती है ज्वाइनिंग होती है, अक्टूबर में लिस्ट लगती है, तो अभी 2-3 माह हैं उसमें, तो वो टेस्ट डिले कर सकते हैं, वो सब कुछ मैनेज कर लेंगे। थोड़ा इंटरव्यू जल्दी कर ऐसा ही है। देंगे और टेस्ट रिजल्ट थोड़ा जल्दी दे देंगे, तो वो चीज़ें मैनेज हो जाएंगी, लेकिन सेंटर में ही होगा टेस्ट। ऑनलाइन नहीं भाई। ठीक है जी। अच्छा, ये तो वो सवालात थे जो सिलेक्शन के क्राइटेरिया या रिक्रूटमेंट प्रोसेस के हवाले से थे ना, तो ये हमारे तकरीबन कवर हो चुका है ये पोर्शन हमारा। अब हम आते हैं अपने रिटन टेस्ट जो होता है उसके ऊपर, कि रिटन टेस्ट डिटेल में इसका डिस्कस करते हैं कि अगर तैयारी करनी है रिटन टेस्ट की, पहले तो ये बता दें पैटर्न कैसा होता है, और उसके बाद आप ये बता दें कि क्या-क्या सिलेबस कवर करना चाहिए, कितने पार्ट होते हैं। जनरल पार्ट है तो उसमें एफएससी की किस तरह तैयारी की जाए, अगर इलेक्ट्रिकल पोर्शन है सब्जेक्टिव उसकी कैसे की जाए। अहमद भाई आप बता दें कि इलेक्ट्रॉनिक्स की कैसे तैयारी की जाए।
तो एक डिटेल जो है ठीक ना है ये ठीक। बता दें, रिसोर्सेज भी बता दें, बुक्स कौन सी होनी चाहिए, वेबसाइट कौन सी हो, तो ये आप बता दें। आप लोग कंटिन्यू करें तो मैं फिर आपको ज्वाइन करता हूँ। ठीक है चलें, ये इस पे टाइम लगेगा तो आप फिर जरा घूम फिर आए, हम इस पे बात करते जी जी ठीक है। हैं। अली भाई आप स्टार्ट लेंगे या मैं बता दूं? तो वो साथ साथ करते हैं कि पहले जनरल पोर्शन की बात कर लेते हैं। हाँ कर तो लें, आप कर लें पहले। इंग्लिश की बात हम कर चुके हैं कि इंग्लिश का टेस्ट कैसे होता है। इंग्लिश का एक आसान सा हाँ पोर्शन और टेस्ट में। इंग्लिश की यही बात है कि भाई अगर आपकी इंग्लिश है, आपको बेसिक ग्रामर का पता है और इंग्लिश की कोई ज्यादा प्रिपरेशन की जरूरत नहीं है, आप ज्यादा ज्यादा क्या कर लें, टेंस वगैरह पढ़ लें, यहाँ पे कौन सी वर्ब की फॉर्म लगेगी, इस तरह की कोई बेसिक से बातें पूछ लेते हैं। और एक पैराग्राफ गिवन होता है, उसमें से कुछ क्वेश्चंस वगैरह होते हैं, वो भी आसान होते हैं, एक दो कुछ सिनोनिम वगैरह आगे, ठीक है। तो पहले आप ये बाकी चीजें कवर करें जनरल की, कि फिजिक्स हो गई, मैथ्स हो गई, ये चीजें कवर करें। और इंग्लिश को आप आखिर में, अगर आपके पास बहुत ज्यादा टाइम है तो इंग्लिश को दे दें थोड़ा टाइम। मगर इंग्लिश के आप पुराने पेपर देखें तो रिलेटिवली बड़े आसान से होते हैं, मतलब नॉर्मली बंदे ने प्रिपरेशन ना भी की हो तो 5-6 MCQs कर ही लेता है। और मैंने भी इंग्लिश की कोई प्रिपरेशन नहीं की थी और मेरे जैसे बंदे ने भी कोई 8-9 तो सही कर लिए थे, तो टेंशन ही लेनी नहीं इंग्लिश की। अच्छा अली भाई आप बताएं यार आगे। तो ये इंग्लिश का टेस्ट रिलेटिवली इजी होता है। बाकी जनरल पोर्शन में जो बाकी 40 MCQs हैं उसमें से 20 फिजिक्स के होते हैं और 20 मैथमेटिक्स के होते हैं। अगर मैं बात करूं फिजिक्स की, तो फिजिक्स के जो आपने, अगर किसी ने पास पेपर देखा हो तो जो 2019 का पास पेपर है वो बहुत आसान थे। अगर आपने एफएससी पार्ट 1 और पार्ट 2 की बुक्स को कंसेप्ट के साथ और फार्मूलाज वगैरह अच्छे से देख लिए थे तो आपके लिए 17-18 स्कोर करना कोई इतना मुश्किल नहीं होगा। और फिजिक्स का यही है कि अगर आप सेकेंड ईयर की फिजिक्स को देख लें तो न्यूक्लियर फिजिक्स का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है। अगर आप ज़्यादा नहीं कर सकते तो पार्ट 1 में आवाज मोमेंटम नहीं और आ रही अली फोर्सेस भाई के। आपकी। अभी आ रही है? जनाब हेलो? हेलो? आ रही है आवाज नहीं आ आवाज़? रही तेरी, नहीं आ रही अभी भी सही। हाँ अभी कुछ आ रही है, बोल कुछ। अभी तो बोला ही नहीं कुछ। चलें, जब तक ये लोग कनेक्ट होते हैं तब तक इस पे बात कर लेते हैं फिजिक्स पे। तो होपफुली आपको आवाज़ आ रही होगी मेरी। तो फिजिक्स की अगर मैं बात करूं तो जो कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कंसिडर किए जाते हैं, जो इन जिनसे बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस किए जाते हैं, वो न्यूक्लियर फिजिक्स है, आपका मोमेंटम फोर्सेस वाला चैप्टर है, सर्कुलर मोशन है जिसमें प्रोजेक्टाइल मोशन वगैरह की बात होती है। तो अगर आप जनरली 2 से 3 दिन अगर आप फिजिक्स पार्ट 1 पार्ट 2 को दे देते हैं और तमाम जो रिलेटिव फार्मूलाज वगैरह हैं वो देख लेते हैं और कंसेप्ट क्लियर कर लेते हैं तो फिजिक्स का पोर्शन को इतना मुश्किल नहीं होता, वो आपको 17-18 मार्क्स दे देगा। और ये ज़रूरी भी है आपके लिए, क्योंकि अगर आपने compete करना है आगे जाके तो आपका जो जनरल पोर्शन है वो स्ट्रांग होना चाहिए। बाकी अगर मैथ्स की बात करें तो 20 MCQs मैथ्स के होते हैं। अहमद, आवाज़ आ रही है आपको? हाँ अभी आ रही है यार। अच्छा, तो मैं मैथ्स की बात कर रहा था कि 20 MCQs मैथ्स के होते हैं। जो 2018 और इससे पहले का पैटर्न था वो कुछ यूं था कि अगर आप एफएससी सेकेंड ईयर की कोनिक सेक्शन वाले चैप्टर को कर लेते हैं, इंटीग्रेशन वाले को कर लेते हैं, डेरिवेशन वाले को, और एक जो है कॉम्प्लेक्स अलजेब्रिक जो चैप्टर है, अगर आप ये चीज़ें कर लें तो आपका नॉर्मली तकरीबन सारा पोर्शन कवर हो जाता था। लेकिन 2019 का अगर आप पेपर देखें तो इसमें पैटर्न को बहुत हद तक चेंज कर दिया गया, क्योंकि हमारे पेपर में इन सब चीज़ों से कोई क्वेश्चन नहीं आया था, कोई कॉनिक सेक्शन का क्वेश्चन नहीं आया था। तो यही है कि आप अगर कंसेप्ट के साथ एफएससी पार्ट 1 को भी पढ़ें और पार्ट 2 को भी पढ़ें। अब ऐसा कुछ सिलेक्टिव टॉपिक्स नहीं है, क्योंकि जो बहुत ही एक वर्सटाइल
इस बार टेस्ट आया था मैथमेटिक्स का। तो अगर आप सिलेक्टिव स्टडी करते हैं और उस सिलेक्टिव स्टडी की वजह से आप अपने 3-4 MCQs गलत कर देते हैं, तो इसका कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि जनरल पोर्शन में ही आपको अगर एज मिलता है तो वो होगा आपको। तो यही है कि आप कंसेप्ट के साथ कर लें। अगर आप मेरे ख्याल में 3-3 दिन भी दे दें, लेकिन अब तो टेस्ट की डेट ज़्यादा हो गई है, तो आप 1 वीक 8 दिन दे सकते हैं, 4-4 दिन दे दें, 4 दिन फिजिक्स को कर लें, 4 दिन मैथ्स को देख लें, और तमाम इम्पोर्टेंट जो भी टॉपिक्स हैं उनको कवर कर लें, FSC पार्ट 1 और पार्ट 2 के, और जितने भी कोई एग्जाम्पल्स वगैरह हैं उनको भी देख लें। तो मेरे ख्याल में आप बड़े आराम से 40+ स्कोर कर सकते हैं, और जनरल पोर्शन में ये आपको बहुत एडवांटेज देगा। जी अहमद भाई, आप कुछ ऐड करना चाहेंगे? यार आवाज आ रही है पहले तो मेरी? हाँ, आ रही है। जनरल पोर्शन का जहाँ तक मैंने आपको पहले भी बताया था कि जनरल पोर्शन क्योंकि उसका सिलेबस थोड़ा कम है तो उसमें आप अच्छे मार्क्स ले सकते हैं। और जैसे अली ने कहा कि फिजिक्स जो है वो रिलेटिवली हर बार फिजिक्स का आसान टेस्ट होता है। और फिजिक्स के लिए मैं आपको यही कहूंगा कि आपको सारे फार्मूलाज जितने भी हैं, सेकंड ईयर की फिजिक्स ज्यादा इंपॉर्टेंट है एज कम्पेयर टू फर्स्ट ईयर। फर्स्ट ईयर में यही है कि जो फर्स्ट वाले चैप्टर्स हैं जैसे मोशन से रिलेटेड हो गए, मोमेंटम वगैरह और इस तरह के जितने चैप्टर हैं, वेक्टर्स हो गए, ये आपको आने चाहिए। और जो लास्ट वाले चैप्टर हैं जो वेव्स वगैरह से रिलेटेड है वो मेरे ख्याल से कोई इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। मगर आप यही करें कि फिजिक्स की थ्रू आउट आप फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर अब आपके लिए, क्योंकि एज इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हमारा इन सब्जेक्ट से तो पाला पड़ता ही रहता है, तो ये हमारे लिए कोई ज्यादा मुश्किल नहीं है। तो आप आराम से पढ़ सकते हैं, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर की फिजिक्स दोनों पढ़ें क्योंकि बुरे वक्त का पता नहीं चलता। और सेकंड ईयर के और इसके सारे फार्मूला जितने भी आप राइट डाउन कर लें, अपने पास नोट करके रख लें, और उन क्योंकि ज्यादा न्यूमेरिकल टाइप के क्वेश्चन होते हैं और रिलेटिवली आसान होते हैं। न्यूमेरिकल्स इतने लंबे न्यूमेरिकल्स नहीं है, कोई एक शॉर्ट लाइन का कोई फार्मूला लग रहा है वो फार्मूले से सॉल्व होके वो सॉल्व हो जाएगा। तो फिजिक्स का लास्ट टाइम भी मैंने लास्ट टाइम का टेस्ट भी दिया था 2019 का भी, और उससे लास्ट टाइम का भी दिया था, उस टाइम मैं इंटरव्यू से रह गया था। तो फिजिक्स का जो पोर्शन है वो दोनों बार ही आसान था। ठीक है, वो उसमें आपकी सबसे ज्यादा प्रिपरेशन से ज्यादा लॉजिक्स पे डिपेंड करता था कि आपने आराम सुकून से करना है, फार्मूलाज वगैरह आपको आते हैं तो वो हो जाता है फिजिक्स का। मैथ्स का टेस्ट लास्ट टाइम मतलब 2018 वाला तो आसान था, उसमें उन्होंने सिलेबस को फॉलो किया हुआ था। मतलब जैसा सिलेबस है, टेस्ट मोस्टली उन्हीं चीजों में से था कि डिफरेंशियल इक्वेशन, कॉम्प्लेक्स वेरिएबल्स और मैट्रिसेस वगैरह और कैलकुलस, इस टाइप के क्वेश्चंस ही थे। मतलब कि एक बंदे ने अगर फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर की, मैं कहूंगा कि फिर मैथ्स पढ़ी हुई है, और यहाँ भी मोस्ट इंपॉर्टेंट सेकंड ईयर की, क्योंकि उस बार कॉनिक सेक्शन, सर्कल्स और एलिप्स वगैरह इन चीजों से ज्यादा क्वेश्चंस आए हुए थे। तो यही है कि आपने पहले सेकंड ईयर की फिजिक्स, सेकंड ईयर की मैथ ये कवर करने, और फिर फर्स्ट ईयर के इसी तरह से कवर करने। और सेकंड ईयर की जो अच्छा, और मैथ्स की बात कर रहा था, तो मैथ्स का जो 2019 वाला टेस्ट था उसमें उन्होंने थोड़ी सी हाई लेवल की चीजें भी पूछी हुई थी, कोई BSc लेवल की, मगर वो कोई 2-3 क्वेश्चन थे। उसकी वजह से फिर यही हुआ था कि वो ज्यादा लोगों की, क्योंकि ऐसी कोई चीज आ भी गई तो ज्यादा लोगों ने नहीं पढ़ी होती, क्योंकि BSc की मैथमेटिक्स अब हमने नहीं पढ़ी होती, तो फिर यही है कि सबके गलत हो जाएंगे यार, तो फिर क्या है, आप भी तुक्का लगा लेना। तो आप बस यही करें कि फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर की मैथ्स और फिजिक्स अच्छे से पढ़ें, तो इंशाल्लाह आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी टेस्ट में। ठीक है ना? सारा टेस्ट इन्हीं में से होता है। और इंग्लिश की जहाँ तक वो अली ने बताया था कि बेसिक्स पढ़ ले इंग्लिश के, कि आपको टेंस वगैरह आते हों, और क्या कहते हैं बेसिक ग्रामर का पता हो, कुछ पार्ट ऑफ स्पीच वगैरह, वर्ब दूसरे तीसरे, तो वो भी हो जाएगा। तो बस यही है, FSC से जुड़े रहो, FSC की किताबें सारी पढ़ो, फार्मूलाज आपको सारे आते हो, ठीक है, और कॉन्सेप्ट्स के साथ पढ़नी है। यहाँ पे कोई भी चीज कोई वाली चीज वो नहीं पूछते, कंसेप्चुअल चीजें होती हैं। और बाद लोग कहते हैं कि यार ये बुक पढ़ ली और पता नहीं फलाने ऑथर की बुक है MCQs की, ये पढ़ लो तो सारा टेस्ट हो जाएगा प्यास का, ऐसा कुछ भी नहीं होता। इस बार यहाँ से हांडा की किताब से उठा लिए थे MCQs, तो ऐसा कुछ नहीं होता। वहां पे भी लोग बैठ के प्रॉपर टेस्ट बनाते हैं। तो आपने कोई भी जो है ना MCQs वाली बुक्स पे ध्यान नहीं देना कि वहां से टेस्ट आ जाएगा और वहां से आ जाएगा। टेस्ट आपकी अपनी बुक्स में से ही आएगा, ये आप पे डिपेंड करता है कि आप उनको किस तरह से स्टडी करते हैं। तो यही था जनरल के हवाले से। अब इलेक्ट्रिकल के हवाले से आप बता दें अली भाई, मैं आया 2 मिनट में और फिर मैं सिस्टम्स का बताता हूँ। चले, सही है। अच्छा, ये हो गया जनरल पोर्शन। तो अगर देखा जाए तो अभी आपके पास एटलीस्ट 1 महीना होगा, अगर कम से कम भी है तो भी टेस्ट के लिए 1 महीना है, तो आप आराम से FSC को टाइम दो, क्योंकि जनरल पोर्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप इसमें 40+ स्कोर कर जाते हो तो ये आपके लिए बहुत अच्छा है। अब मैं बात करता हूँ इलेक्ट्रिकल के पोर्शन की।
तो इलेक्ट्रिकल के जो पोर्शन है, जो मैंने खुद ऑब्जर्व किया है, वो कुछ यूँ है कि आपके जो 25 से 30 क्वेश्चंस हैं वो आपके पावर के कोर कोर्सेज से आते हैं, और बाकी जो 15 टू 20 क्वेश्चंस हैं, ये 20 तक ये आपकी जो जनरल इलेक्ट्रिकल है, जो मेरे ख्याल में सिस्टम्स इंजीनियर का भी यही आता है, और इलेक्ट्रिकल के टेस्ट में भी यही चीज़ें आती हैं। अब उसमें अगर मैं बात करूँ तो इलेक्ट्रिकल मशीन्स है आपके पास। इलेक्ट्रिकल मशीन से जो 2018 का टेस्ट था उसमें कम से कम 8 से 9 एमसीक्यूज आए थे, और 2019 के टेस्ट में भी 4 से 5 एमसीक्यूज इलेक्ट्रिकल पावर के टेस्ट में आए थे इलेक्ट्रिकल मशीन से। बाकी जो एक ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जहाँ से बहुत ज़्यादा आती है, वो अगर आपने सर्किट एनालिसिस 1 और सर्किट एनालिसिस 2 की चीज़ें पढ़ी होंगी, तो वहाँ से बहुत ज़्यादा टेस्ट का पोर्शन लिया जाता है। कह लें तो हर अच्छा, तो टेस्ट इलेक्ट्रिकल पावर के टेस्ट में जो सर्किट एनालिसिस 1 और सर्किट एनालिसिस का 2 का पोर्शन है, वो तकरीबन 10 एमसीक्यूज वहां से लिए जाते हैं। और सर्किट एनालिसिस 1 सर्किट एनालिसिस 2 बहुत आसान है अगर आप देखें तो। उसमें आपने क्या किया हुआ है कि आवाज आ रही है मेरी? अहमद, आवाज आ रही है मेरी? हेलो अहमद, आवाज आ रही है मेरी? हेलो। आवाज आ रही है मेरी? अभी आ रही है, हाँ। अच्छा, तो वो मैं इलेक्ट्रिकल के बारे में बता रहा था। तो वो बता दिया आपने। वो एक सेकंड में कर रहा हूँ अभी। तो वो ऐसा है कि सर्किट एनालिसिस 1 और 2 में क्या क्या चीज़ें आपने कवर करनी है, तो वो आपने अगर सर्किट एनालिसिस 1 में देखा होगा तो एक कम्प्लेक्स रेजिस्टर सर्किट्स को आप देख लें, थेवेनिन, नॉर्टन और सुपरपोजिशन थ्योरम से जो क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं आप वो देख लें। सर्किट एनालिसिस 2 की अगर मैं बात करूं तो वहाँ पे आरएलसी सर्किट्स को देख लें, एक कैपेसिटर की चार्जिंग डिस्चार्जिंग के फार्मूलाज देख लें, सिमिलरली इंडक्टर के चार्जिंग डिस्चार्जिंग के फार्मूलाज को देख लें। और नॉर्मली एक दो क्वेश्चन इस तरह के भी आते हैं कि एक सर्किट बना हुआ है जिसमें आपके पास कैपेसिटर लगा हुआ है, इंडक्टर लगा हुआ है, एसी है, डीसी है, सोर्स लगे हुए हैं, तो आपको कोई आउटपुट किसी भी कंपोनेंट के अक्रॉस आउटपुट निकाल सकते हैं। तो इस तरह के क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं। बाकी 2018 के पेपर में तो एक आध सवाल कुछ बल्ब के हवाले से भी आया था कि जैसे दो बल्ब सीरीज में लगे हुए हैं, पैरेलल में लगे हुए हैं, तो पावर डिसिपेशन के क्वेश्चंस थे। तो सर्किट एनालिसिस 1 और 2 और इलेक्ट्रिकल मशीन्स, ये ऑलमोस्ट आपके 15 एमसीक्यूज तक कवर करेंगे अगर आप ये चीज़ें देख लेते हैं। अगर मैं मशीन्स की बात करूं तो आप मशीन्स में डीसी मोटर्स देख लें, ट्रांसफार्मर्स, ऑटो ट्रांसफार्मर का क्वेश्चंस आते हैं नॉर्मली, सिंक्रोनस मोटर और इंडक्शन मोटर्स देख लें। एक स्लिप का कंसेप्ट है जो कि बहुत पसंद है ब्यास वालों को, वो ऑलमोस्ट हर टेस्ट में उन्होंने दिया होता है। तो मजीद इसके अलावा एक हमारे टेस्ट में दो क्वेश्चंस आए थे, वो एक फार्मूला है एन इज इक्वल टू 120 एफ ओवर पी का। तो उस फार्मूले से डायरेक्ट दो क्वेश्चन सॉल्व हो रहे थे जिसमें कोई ज्यादा लॉजिक नहीं थी, बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन थे। तो बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस भी आते हैं व्यास के टेस्ट में। ऐसा नहीं कि अगर बहुत ही कुछ सिंपल चीज आ गई तो आप कहें कि इसमें कोई लॉजिक होगी तो गलत कर दें, तो ऐसा कुछ नहीं है। ऑटो ट्रांसफार्मर का क्वेश्चन आता है हर साल। बाकी इसके अलावा अगर जनरल की मैं बात करूं तो इसमें आपके पास पावर इलेक्ट्रॉनिक्स का एक कोर्स है जो कि काफ़ी मुश्किल समझा जाता है, और उससे आपको 3 से 4 एमसीक्यूज वहाँ से भी पावर इलेक्ट्रॉनिक्स से भी आते हैं। और पावर इलेक्ट्रॉनिक्स की जो चीज़ें आपने करनी है, वो जो इम्पोर्टेंट चीज़ें जो मुझे लगी हैं, जो मैंने राइट डाउन की हैं, वो कुछ ये है कि डीसी डीसी कन्वर्टर्स हैं आपके पास। आप रेटिंग्स देख लें उनके कंपोनेंट्स की। क्वेश्चन आता है कि एक सर्किट एक टोपोलॉजी दे दी जाती है और आपको सोर्सेज वगैरह दे दी जाते हैं, और आपको कैपेसिटर या कोई इंडक्टर वगैरह, तो उसके अक्रॉस आपको वोल्टेज वगैरह फाइंड करना पड़ता है, उसकी पीक इनवर्स वोल्टेज जैसे कैपेसिटर की या डायोड की निकालनी पड़ सकती है। तो ये रेटिंग्स आप देख लें डीसी डीसी कन्वर्टर्स की। मजीद इसके अलावा आप थायरिस्टर्स और एस सी आर को देख लें।
जिसमें होल्डिंग करंट और लैचिंग करंट के कॉन्सेप्ट्स हैं। मजीद ये है कि हमारे पेपर में एक 6 पल्स कन्वर्टर से क्वेश्चन आया था, जिसमें कुछ रिपल फैक्टर की बात की थी, रिपल फैक्टर निकालना। तो ये फार्मूलाज भी आप देख लें जिसमें रिपल की बात हो रही हो, रिपल फैक्टर्स वगैरह। बाकी स्विचेस हैं जिसमें बीजेटी मॉसफेट थायरिस्टर्स वगैरह हैं। तो ये चीज़ें आप कर लें, ज़्यादा डेप्थ में नहीं जाते तो। लेकिन आपको एक टॉपिक का ओवरव्यू आना चाहिए। अगर कोई भी टॉपिक है, अगर आप उसकी डेप्थ में नहीं जा सकते तो एटलीस्ट आप उस टॉपिक का ओवरव्यू लें, क्योंकि प्याज पे जो मैंने देखा है वो टॉपिक की इतनी डेप्थ से एमसीक्यूज नहीं आते। नॉर्मली वो एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग वो देखना चाह रहे होते हैं कि स्टूडेंट की कितनी है, तो वो एक आसान ही क्वेश्चन दिया जाता है टॉपिक से। अगर आपने सारे टॉपिक को कवर किया है तो बड़े आराम से आप टेस्ट कर सकते हो। बाकी एक कंसेप्ट है डेड टाइम का, जो बहुत सारे लोगों ने नहीं सुना होता, लेकिन ये टेस्ट हर जगह पूछा जाता है। ये आपके प्यास के टेस्ट में भी 2018 के टेस्ट में भी आया हुआ था, 2019 में भी आया हुआ था। इवन हम मास्टर्स कर रहे हैं तो हमारे पेपर में भी डेड टाइम आता है। तो ये सर को हमारे बहुत पसंद है, तो ये भी आप कर लें। बाकी मशीन्स का मैंने बता दिया। अच्छा, मशीन्स में मैं एक और इम्पोर्टेंट चीज़ बता दूं कि यहाँ पे मशीन्स में अगर आप देखें कि जैसे डीसी मोटर्स वगैरह करेंगे और उसमें टॉर्क स्पीड कैरेक्टरिस्टिक्स आ गई आपके पास, तो कोई भी कर्व है, कोई भी ग्राफ है, कोई भी कैरेक्टरिस्टिक कर्व है, तो आप उसके देख लें कि एक्स एक्सिस पे क्या चीज़ है, वाई एक्सिस पे क्या चीज़ है। और देख लें कि वो कर्व किस टाइप की है, किस शेप की है। नॉर्मली इस तरह के भी क्वेश्चंस आ जाते हैं। जैसे आपने वी कर्व का नाम सुना होगा, तो एक क्वेश्चन ये भी आया था कि वी कर्व कौन कौन एक्स एक्सिस पे क्या होता है और वाई एक्सिस पे क्या होता है, कौन सी वैल्यू होती है। तो ये है आपके पास। बाकी ट्रांसफार्मर में है आपके पास शॉर्ट सर्किट टेस्ट, ओपन सर्किट टेस्ट, इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं नॉर्मली। लेकिन जो डीसी मोटर्स का है वो मोस्टली यही पार्ट होता है। अगर 2018 से हट के बात करें तो यही 3 से 4 एमसीक्यूज, 4 से 5 एमसीक्यूज इलेक्ट्रिकल मशीन से आते हैं। अब बात करते हैं बाकी जो पावर का पोर्शन है, जिसमें से बाकी आपके 25 to 30 एमसीक्यूज आते हैं। तो पावर के जो बाकी के कोर्सेज हैं उनमें जो मैंने डिसाइड किया वो हैं कि 5 पावर के मेन कोर्सेज हैं, जिनमें आपके पीटीडीयू है, पीएसए है, एचवीई है, पीएसपी है और पावर जनरेशन है। ये आपके 5 कोर्सेज हैं। और मैंने कुछ डाटा इकट्ठा किया 2018 के। अगर मैं देखा जाए 2018 के टेस्ट से क्या क्या चीज़ें आई थी, तो उसमें देखने को मिला कि हर सब्जेक्ट इनमें से पावर सिस्टम ट्रांसमिशन से 5 क्वेश्चंस आए थे 2018 के टेस्ट में। पावर सिस्टम एनालिसिस से 4 क्वेश्चंस आए थे। पावर सिस्टम प्रोटेक्शन से 4 क्वेश्चन आए थे। पावर जनरेशन से 4 क्वेश्चंस आए थे और एचवीई से 3 क्वेश्चन आए थे, हाई वोल्टेज इंजीनियरिंग से। और 2 क्वेश्चन कंट्रोल से आए थे। लेकिन 2019 के टेस्ट में कंट्रोल का कोई क्वेश्चन नहीं था। तो हम फोकस इन्हीं पावर के 5 कोर्सेज पे करते हैं। 2019 की मैं बात करूं तो सिमिलरली 8 से 10 एमसीक्यूज पावर ट्रांसमिशन, डिस्ट्रीब्यूशन और पावर सिस्टम एनालिसिस से आया था। और 2 से 3 कर लें, 5 से 6 एमसीक्यूज आपके पावर जनरेशन और हाई वोल्टेज से आए थे। और पावर सिस्टम प्रोटेक्शन से 5 से 6 एमसीक्यूज आए थे। तो ओवरऑल यही रेशो होती है। नॉर्मली थोड़ा सा एक आध एमसीक्यूज ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन अगर आप ये सारे कोर्सेज को देख लेंगे तो आप इंशाल्लाह अच्छा स्कोर कर लोगे। बाकी मैंने कुछ कोर्सेज के हवाले से मैंने कुछ आउटलाइन बनाई है कि आप पावर जनरेशन में क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। तो अगर पावर जनरेशन में आपने देखा होगा तो कुछ डेफिनेशंस हैं: लोड फैक्टर, पावर फैक्टर, डाइवर्सिटी फैक्टर, प्लांट कैपेसिटी फैक्टर, प्लांट यूज फैक्टर। तो इस तरह के आप जो है डेफिनेशंस देख लें। और नॉर्मली क्वेश्चन ये होता है कि कौन सा फैक्टर ऐसा है जिसकी रेशो 1 से ज़्यादा आंसर आ सकता है या 1 से कम आ सकता है। तो ये चीज़ें हैं। बाकी आप पावर प्लांट्स का देख लें, एफिशिएंसी के हवाले से कौन सा पावर प्लांट अच्छा है और कौन सा पावर प्लांट बेस लोड के लिए यूज़ होता है, कौन सा पीक लोड के लिए यूज़ होता है। तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। हाइड्रो पावर प्लांट की अगर मैं बात करूं तो उसमें कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं। अगर आप मेन स्ट्रीम से लेकर आते हैं टरबाइन तक, तो बीच में कौन कौन से इम्पोर्टेंट कंपोनेंट्स हैं उनके एक एक आध क्वेश्चन उनसे भी आ जाता है। एफिशिएंसी कितनी है हर पावर प्लांट की, ये एटलीस्ट पता होना चाहिए कौन सा पावर प्लांट सबसे एफिशिएंट है। जैसे देखा जाए तो हाइड्रो की नॉर्मली एफिशिएंसी 95% तक होती है। तो अभी तक जो सबसे एफिशिएंट पावर प्लांट है वो
हाइड्रो का समझा जाता है। तो लेकिन आपने एक कंप्लीट एनालिसिस करना है सारे पावर प्लांट्स का, अगर आपको ज़्यादा डिटेल में नहीं भी पता तो एफिशिएंसी और इन जो मेन मेन चीज़ें हैं ना, रेटिंग्स वगैरह, ये आपको एटलीस्ट पता होनी चाहिए। बाकी हाई वोल्टेज की मैं बात करूं तो हाई वोल्टेज से भी 3 से 4 एमसीक्यूज आते हैं। अब नॉर्मली इसमें ये होता है कि इंसुलेटर्स की आपकी जो कैपेसिटी वगैरह होती है वो देखी जाती है। जैसे इंसुलेटर की कैपेसिटी की अगर मैं बात करूं तो जो हमारी बार क्वेश्चन आया था कि इंसुलेटर्स है ब्रेकिंग कैपेसिटी नॉर्मली कितनी रखी जाती है, और इसके अलावा सर्ज किसे कहते हैं कि कितने पर यूनिट पे वोल्टेज चला जाए तो वो सर्ज के वो आ जाता है, उसको सर्च कह सकते हैं हम। बाकी हाई फ्रिक्वेंसी एसी कैसे बनाई जाती है, तो उसका जो है टेस्ला कॉइल की बात होती है। तो ये है कि बाकी ब्रेकडाउन के हवाले से क्वेश्चंस आते हैं, जैसे कि फिनोमेना हैं डिफरेंट ब्रेकडाउन्स के। एयर एयर में कैसे ब्रेकडाउन होता है, वैक्यूम में कैसे होता है, लिक्विड में कैसे, सॉलिड में, ऑयल में, और फिर इस तरह के सर्किट ब्रेकर्स। तो ये अगर एटलीस्ट आपने एक बार देखा होगा तो आपको एटलीस्ट जो मेन फोकस होगा ना कि कौन से प्रिंसिपल के थ्रू इसमें हो रहा है, एवलांच हो रहा है या कोई और इसमें फिनोमेना अप्लाई हो रहा है। तो यही बेसिक क्वेश्चंस होते हैं, अगर आपने एक नज़र देखा होगा सारे क्वेश्चंस को तो आप बड़े आसानी से आंसर्स कर सकते हैं इन चीज़ों के। बाकी जो देखा है कि पीएसए पावर सिस्टम एनालिसिस में मैंने देखा है कि वो नॉर्मली ये होता है कि आपके न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चंस होते हैं, जैसे कि 3 फेज कोई सर्किट दे दिया, आपको अपेरेंट पावर निकालनी है, या कोई कॉम्प्लेक्स पावर फ्लो को आपको पता होना चाहिए। बाकी चेंज ऑफ बेस के क्वेश्चंस आ जाते हैं, जो कि पिछले साल भी आया था, हमारी दफ़ा भी आया था। ये भी बहुत पसंद है प्यास वालों को कि बेस की चेंज करके आपने क्वेश्चन, ये आपने पावर सिस्टम एनालिसिस में भी देखा होगा, पावर सिस्टम ट्रांसमिशन में भी ये देखा होगा आपने, और पावर सिस्टम प्रोटेक्शन में भी ये चीज़ देखने को मिली होगी। बाकी पावर सिस्टम एनालिसिस में ये देख लें कि सिमेट्रिकल कंपोनेंट्स, डेल्टा वाई वाई डेल्टा कन्वर्जन्स, और बैलेंस 3 फेज सिस्टम्स क्या होती हैं। अब हमारे अगर देखा जाए तो 2019 के टेस्ट में एक सवाल आया था कि बस एडमिटेंस मैट्रिक्स को हम क्यों यूज करते हैं, तो वो अगर आपने वो देखा होगा, जो भी हैं न्यूटन राफसन गॉस सीडल, ये सारे एनालिसिस हैं। तो अगर आप इनकी सिर्फ एक ओवरव्यू दे देंगे तो भी आप बता सकते हैं कि इसमें बस एडमिटेंस मैट्रिक्स होती है, वहाँ पे फॉल्ट एनालिसिस में कहाँ पे क्या चीज़ यूज हो रही होती है। बाकी एक्टिव पावर फ्लो की बात करूँ तो एक्टिव पावर फ्लो किन किन चीज़ों पे डिपेंड कर रही होती है, रिएक्टिव पावर फ्लो किन किन चीज़ों पे डिपेंड कर रही होती है। तो जो पीएसए का जो मेन फोकस होता है वो आपके न्यूमेरिकल क्वेश्चंस होते हैं, जो मतलब एक सिंपल आप जो पीएसए की जो लिए जो बुक मैंने फॉलो की थी वो हादी सादात की थी। तो हादी सादात की बुक की अगर एग्जांपल्स देख लें तो आपको ऑलमोस्ट सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी कि पावर फैक्टर को लैग कर देते हैं, लैगिंग पावर फैक्टर के साथ क्या आंसर आ रहा है, लीडिंग पावर फैक्टर के साथ क्या आंसर आ रहा है। और अगर जो जो भी न्यूमेरिकल्स आते हैं वो अगर आपके कंसेप्ट अच्छे हैं तो 1 मिनट से ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा उन पे, और वो आसान होते हैं। बाकी अगला सब्जेक्ट है हमारे पास पावर ट्रांसमिशन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड यूटिलाइजेशन का, जिसमें जो बहुत ज़्यादा एक सवाल पूछा जाता है वो है कि आपकी ट्रांसमिशन लाइंस के हवाले से सवाल होते हैं। ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइंस, अंडरग्राउंड ट्रांसमिशन लाइंस की बात होती है। बाकी जो अब ट्रांसमिशन लाइंस के जो कंपोनेंट्स हैं, कैपेसिटर है, इंडक्टर की वैल्यू है, आपने अगर फार्मूलाज डिराइव किए हैं तो आपको पता होगा। जीएमडी की वैल्यू, वो उन्होंने सवाल ये था कि जीएमडी की वैल्यू चेंज करने से सी और एल पे क्या इफेक्ट होगा। तो इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। बाकी कोरोना कैसे, कोरोना के बारे में आप देख लें, उसका फार्मूला देख लें, और कौन कौन से कंपोनेंट कोरोना पे इफेक्ट कर रहे होते हैं। सर्ज इम्पीडेंस लोडिंग के हिसाब ये से देख लें। कोरोना ये जो इलेक्ट्रिकल का एक कॉन्सेप्ट है, इंपॉर्टेंट है, जो कि इंटरव्यू में नॉर्मली पूछी जाती है ये चीज़ें। तो ये सर्ज इम्पीडेंस लोडिंग देख लें, ट्रांसमिशन लाइंस शॉर्ट, मीडियम और लॉन्ग, और इन चीज़ों के बारे में आपने देखना है। मैं एक बार फिर कहूँगा कि इतनी डिटेल में अगर आप नहीं जा सकते, आपके पास टाइम नहीं है, जो कि अभी है, अभी आप अगर हर सब्जेक्ट को 3 3 4 4 दिन देते हो तो बड़ी आराम से आपकी तैयारी हो जाएगी। लेकिन अगर आप नहीं देख सकते, आप किसी वजह से आपके पास टाइम कम है, तो एक ओवरव्यू ले लें आप टॉपिक का, कि टॉपिक के अंदर क्या चीज़ है, तो नॉर्मली उससे भी एमसीक्यू सॉल्व हो जाते हैं। बाकी ये है कि टाइप्स ऑफ इंसुलेटर्स देख लें, स्ट्रिंग एफिशिएंसी, कौन कौन से मेथड्स हैं स्ट्रिंग एफिशिएंसी को इम्प्रूव करने के, और बस बार अरेंजमेंट्स के बारे में भी एक सवाल आया था हमारे पेपर में। बाकी इसके अलावा पीएसपी है, पावर सिस्टम प्रोटेक्शन, जो कि नॉर्मली सबने पढ़ा होता है इंजीनियर्स ने। ये आसान होता है, और
अभी मैं आपको क्वेश्चंस बताता हूँ कि आप कहेंगे कि ये बहुत ही मतलब बेसिक से क्वेश्चंस उठा के दी जाए। तो जो पीएसपी का जो हमारे पेपर में सवाल आया था वो ये था कि एक क्वेश्चन गिवन था, उसमें पीएसएम की वैल्यू निकालनी थी। तो ये जो इलेक्ट्रिकल पावर इंजीनियर्स हैं उनको पता है कि एक लाइन का सवाल है जो कि आप शायद कैलकुलेटर की भी जरूरत ना पड़े, आप डायरेक्ट आंसर दे सकते हैं। बाकी इसके अलावा प्रोटेक्शन स्कीम्स के बारे में पूछी जाती है कि अरेंजमेंट क्या होती है, कि लाइन में क्या चीज़ पहले लगी होती है। तो करंट ट्रांसफार्मर होता है, फिर रिले होती है, फिर सर्किट ब्रेकर लगा होता है। तो वो इस हिसाब से कि अगर कोई सर्ज आती है तो करंट ट्रांसफार्मर को सबसे पहले पता चलेगा। वो आपकी रिले को फिर रिले की वैल्यू चेंज होगी तो रिले को पता चलेगा, फिर आपके वो सर्किट ब्रेकर को ऑन ऑफ करवाएगी। इसके अलावा एक सवाल था कि आईडीएमटी और डी टॉक रिले में क्या फ़र्क है। तो ये बहुत बेसिक्स चीज़ें हैं। ट्रांसमिशन लाइन प्राइमरी और बैकअप में कौन सी रिलेज यूज़ होती हैं, डिस्टेंस रिलेज, ओवर वोल्टेज रिलेज, मोहर रिले है, बाई डायरेक्शन रिलेज कौन सी होती हैं। अगर ये पीएसपी के लिए मुझे बुक का नाम तो एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा, लेकिन हमने जो बुक फॉलो की है ना, वो चैप्टर के एंड पे एक समरी लिखी होती है जिसमें एक टेबल बना होता है कि कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं, और तकरीबन कंपैरिजन होता है हर एक डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोटेक्शन स्कीम्स का और प्रोटेक्शन रिलेज का। तो अगर आप वो देख लें तो वो भी आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होगा। लेकिन अ, अगर आपके पास टाइम है तो आप एक नज़र सबको गो थ्रू कर लें चीज़ें, तो ये आपके लिए सही होगा। बाकी एक सवाल ये था कि अगर आप सर्किट ब्रेकर को रीक्लोज कर रहे हैं तो पहले डिस्कनेक्ट स्विचेस लगाएंगे या पहले सर्किट ब्रेकर को ऑन करेंगे। तो इस तरह की अरेंजमेंट्स होती हैं, इस तरह की सिंपल सिंपल क्वेश्चंस होती हैं पावर सिस्टम प्रोटेक्शन में, कोई इतने एडवांस लेवल के नहीं होते। अगर आप ज़्यादा डिटेल में, मैं नहीं कहूँगा कि आप जाएं सब्जेक्ट की, लेकिन आप बेसिक्स अपनी मजबूत करें। हर सब्जेक्ट की बेसिक से अच्छे सवाल आते हैं। बाकी अब जो सिस्टम्स का है वो आपको अहमद बताएंगे। जी अहमद। हो गया। हाँ, कंप्लीट तकरीबन हो गया। अच्छा जी, तो अब बात करते हैं सिस्टम्स की। तो एज सच सबसे पहले तो प्यास ने एक सिलेबस दिया हुआ है आपको अपनी वेबसाइट पे। तो सबसे पहले तो आपका काम है कि भाई वो सिलेबस देखना। मैं भी अभी उसी को देख रहा था। तो उस सिलेबस में यही है कि जो आपके कोर सब्जेक्ट हैं इलेक्ट्रॉनिक्स के या मैकाट्रॉनिक्स, जो भी इंजीनियर हैं, तो उसमें आपके कोर सब्जेक्ट्स हैं जिसमें आगे जैसे इलेक्ट्रिक सर्किट्स आ गई, इलेक्ट्रॉनिक्स आ गई, और इसके अलावा कंट्रोल सिस्टम आ गई, सिग्नल्स डीएसपी आ गए, और प्रोबेबिलिटी वगैरह, और डिफरेंट सब्जेक्ट जो भी थे। तो सबसे पहले तो आपने ये करना है कि इन सब्जेक्ट्स को कवर करना तो ज़रूरी है। अच्छा, अब मैं स्पेसिफिकली बात करूँगा एक-एक सब्जेक्ट से रिलेटेड, कि उसमें आपको क्या पढ़ना चाहिए और क्या नहीं पढ़ना चाहिए। अली भाई ने तो बड़ी डिटेल से करा, तो इतनी डिटेल में तो मेरे से नहीं हो पाएगा, मगर चलिए फिर भी कोशिश करते हैं। तो अब आपने सबसे पहले जो देखना है, आपने इंजीनियरिंग कौन-सी करनी है। तो इसके बाद इलेक्ट्रॉनिक्स और मैकाट्रॉनिक्स आप लोगों ने इंजीनियरिंग करनी है, सिस्टम्स इंजीनियरिंग। तो सिस्टम्स इंजीनियरिंग में आपको, अगर आप उनका उनका सिलेबस देखेंगे तो आपको ज़्यादातर पढ़ाए जाते हैं कंट्रोल से रिलेटेड सब्जेक्ट। तो कंट्रोल, आपने सबसे पहले तो कंट्रोल सिस्टम पढ़नी है। मेरे ख्याल से कंट्रोल सिस्टम बड़ा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, क्योंकि वो ना सिर्फ और आवाज़ आ रही है मेरी अब? हाँ, आ रही है, आ रही है। अच्छा, कुछ कनेक्टिविटी का इशू हो गया था। अच्छा, तो कंट्रोल सिस्टम आपने सबसे पहले, जो आपका सब्जेक्ट है वो है कंट्रोल सिस्टम। अब कंट्रोल सिस्टम में आपने आपने वही पढ़ना है जो आपको बैचलर्स में पढ़ाया गया है, क्योंकि जितना यूनिवर्सिटीज में आपको पढ़ाया जाता है वो आपके लिए सफिशिएंट है, और आपको ज़्यादा, उससे ज़्यादा इर्रेलेवेंट बुक से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आपने कोई एमसीक्यूज़ भी की बुक फॉलो भी करनी है तो वो इसलिए फॉलो करनी है कि आप उससे, सपोज़ आपने एक टॉपिक पढ़ लिया, एक बुक पढ़ ली, कंट्रोल की पढ़ ली, तो अब आपने देखना है कि किस तरह से एमसीक्यूज आते हैं। तो वो आप कोई एमसीक्यूज की बुक लेंगे, उसके एमसीक्यूज जब आप पढ़ते हैं तो आपको पता चलता है कि यार एक टॉपिक में से एमसीक्यूज किस तरह से बनाए जाते हैं। तो प्रयास की भी उसी तरह से एमसीक्यूज बनाए जाते हैं। तो मैंने तो एक बुक को फॉलो किया था उस टाइम पे, मगर उससे मैंने कोई एमसीक्यूज, ये नहीं कि वो पढ़ी जा रहा हूँ, पहले मैं अपनी बुक पढ़ता था। जैसे कंट्रोल की बुक हो गई, जो हमें कुछ नॉर्मन एस नीस इस तरह का कुछ ऑथर था, उसकी बुक थी, वही हमें पढ़ाई गई थी, वही मैंने पढ़ी थी। और उसी बुक को पढ़ने के बाद वो एम हांडा की एक किताब
अच्छा, ये शायद फिर भी कोई कनेक्टिविटी का इशू हो गया है। तो ये अभी मैं देख रहा हूँ, एक भाई का क्वेश्चन है कि एडवर्टाइजमेंट में एमएस इलेक्ट्रिकल की फेलोशिप के बारे में जिक्र नहीं किया गया। तो फेलोशिप, जी बिल्कुल, इलेक्ट्रिकल की फेलोशिप है प्यास में, और ये एडवर्टाइजमेंट में आपने ध्यान से देखा नहीं होगा। एडवर्टाइजमेंट में भी ये चीज़ बताई गई है कि इलेक्ट्रिकल पावर में फेलोशिप, पीएईसी फेलोशिप आपको ऑफर की जाएगी। और स्टार्ट में मैंने बताया कि 10 से 12 तक जो फेलोशिप की सीट्स हैं इलेक्ट्रिकल पावर की वो होती हैं प्यास में, और 1 से 2 किन्पो में होती हैं। तो ओवरऑल आप देखें तो 13-14 सीट्स इलेक्ट्रिकल पावर की हैं पीएईसी फेलोशिप पे। जी, जी, अहमद का कोई इशू हो गया है, शायद वो फिर से वो डिस्कनेक्ट हो गया है। जी, जी। अच्छा, टेस्ट का और आपने कंप्लीट कर लिया? हाँ, मैंने अपना पोर्शन तो कंप्लीट कर लिया, अहमद बता रहा था अभी। अच्छा, अच्छा। तो ऐसा है कि जब तक आप मीनवाइल ऑडियंस के जो सवालात हैं, वो आप एक-एक करके उसको आंसर देते रहें। जी जी, आप जो पूछते जाएं। जो लाइव है ना सवाल, जी अहमद जी। अच्छा भाई यार, का। सॉरी, मेरे पास जी, कुछ इंटरनेट कनेक्टिविटी का इशू है और मुझे नहीं पता अब क्या सिग्नल्स आ रहे थे मेरे पास, मगर मैं फिर गायब हो गया था किधर। तो अभी आवाज आ रही है मेरी आपको? नसीम इरफान साहब भी पूछ रहे थे। क्या? यार अभी इधर तो ना रहा, खुदा का वास्ते से। अच्छा यार, तो मैं बात कर रहा था, अब अली ने तकरीबन बहुत सी चीजें एक्सप्लेन कर ली, जैसे इलेक्ट्रिक सर्किट से रिलेटेड हो गया, और ये वाली बातें मैं दोबारा से नहीं करूंगा, वो वैसे ही है जैसे इलेक्ट्रिकल पावर की थी, वैसे ही इलेक्ट्रॉनिक्स में सवाल पूछे जाते हैं, ठीक है। और एज सच कोई उनका जो सिलेबस गिवन है उसको भी एज सच फॉलो नहीं किया जाता, क्योंकि जो मैंने दोनों टेस्ट दिए थे उनमें सिलेबस कोई खासा फॉलो नहीं था। तो अब आपकी जो मेजर है वो इलेक्ट्रॉनिक्स, तो आपने सबसे पहले तो फोकस करना है अपने इलेक्ट्रॉनिक्स पे, ठीक है, और उसको टाइम देना है, ठीक है। और इलेक्ट्रॉनिक्स में यही है कि आपने बीजेडीज हैं, मॉसफेट हैं, और इंस्ट्रूमेंटेशन एम्पलीफायर हैं जैसे, तो इन चीजों पे फोकस करना है। और बीजेटीज कब यूज करने हैं, एफईटीज, तो इसके लिए जो बुक मैंने बताई थी एम हांडा की, अगर आप कोई भी इलेक्ट्रॉनिक्स की जो आपको यूनिवर्सिटी में पढ़ाई गई है वो बुक पहले पढ़ के उसके एमसीक्यू सॉल्व करें, तो आपको बड़ा फायदा होगा कि वहां पे एक क्वेश्चन डिफरेंट वे में पूछा हुआ है, तो उससे आपको बड़ा बड़ी जबरदस्त किस्म की किताब है। मगर पहली चीज यही है कि आपने अपनी बुक पढ़नी है जो कि आपको यूनिवर्सिटी में पढ़ाई गई है। कोई भी इलेक्ट्रॉनिक्स की बुक उठा के पढ़ने तो वो अच्छा है। ऐसे डायरेक्टली आप कोई किताब पढ़ेंगे तो वो तो रट्टे वाली बात होगी कि आप एमसीक्यूज पढ़ी जा रहे हैं और वैसा कोई एमसीक्यूज आ गया तो मैं कर लूंगा, उससे जरा सा इधर उधर वो हो गया तो फिर आप नहीं कर पाएंगे। और आपने बुक से बेसिक्स पढ़नी है, कुछ ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं कि आप बैठ के अब सर्किट सॉल्व करने लग जाएं या फिर बीजेटीज और मॉसफेट के, कोई इतना डरने नहीं। बेसिक्स उनकी जो इक्वेशन है, करंट की क्या इक्वेशन है, वोल्टेजेस की क्या इक्वेशन है, वो आपने पढ़नी है इलेक्ट्रॉनिक्स की। और इसी तरह से एफईटीज की, बीजेटीज की, ई मॉसफेट क्या है, डी मॉसफेट क्या है, कौन से किधर यूज होंगे वो सारे। और इसके बाद इंस्ट्रूमेंटेशन एम्पलीफायर, उनको समिंग कौन से, उनके जो इंस्ट्रूमेंटेशन एम्पलीफायर के डिफरेंट एप्लीकेशन हैं, वो 2 चैप्टर थे मुझे कुछ याद है, वो बड़े इंपॉर्टेंट थे। और ओपैम से हर बार रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस आते हैं। तो ये इलेक्ट्रॉनिक्स आपकी तो मेजर है और इसमें से ज्यादातर क्वेश्चन इलेक्ट्रॉनिक्स में से आते हैं। उसके बाद ये जैसे अली भाई ने बताया था कि वो है पावर इलेक्ट्रॉनिक्स। पावर इलेक्ट्रॉनिक्स के सब्जेक्ट में से इलेक्ट्रॉनिक्स के जो मैंने 2018 वाला टेस्ट दिया था, वो मेरा जो टेक्निकल पार्ट था वो बहुत बुरा हुआ था, वो इसी वजह से कि मैं पावर इलेक्ट्रॉनिक्स अच्छे से पढ़ के नहीं गया था। तो वो प्यास को वाकई बड़ी पसंद है, और पावर इलेक्ट्रॉनिक्स आपने सही से पढ़नी है, और जैसे इसने बताया वैसे ही पढ़नी है। मैं भूल गया था मगर इसकी बातें सुन के मुझे वो सारे सवाल याद आ गए जो पेपर में थे, कि वो होल्डिंग करंट और लैचिंग करंट दूसरा तीसरा। तो आपने जो भी पावर इलेक्ट्रॉनिक्स की डिवाइसेस हैं उनके बारे में पढ़ना है, एससीआर, और जितना आपको बस यूनिवर्सिटी में पढ़ाया गया है वो आप पढ़ लें किसी भी बुक से। वो मैं नहीं कहता आप कौन सी बुक से पढ़ें, क्योंकि मुझे भी अब याद नहीं है ऑथर्स के नाम। तो कोई भी बुक उठा लें और उससे पावर इलेक्ट्रॉनिक्स की डिवाइसेस, एससीआर, उसके ट्रिगरिंग के मेथड वगैरह और डिटेल में पढ़नी है पावर इलेक्ट्रॉनिक्स। उसके बाद कंट्रोल का मैं आपको बता रहा था, तो कंट्रोल क्योंकि हमारी तो अब आगे हमने जाना ही सिस्टम्स में है, तो कंट्रोल हमारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। और कंट्रोल में से आपने यही करना है कि जो स्टेबिलिटी क्राइटेरिया वहां तक सारा पढ़ना है। यानी आपने पहले ब्लॉक डायग्राम रिडक्शन है, उसके बाद वो मैसन गेन रूल्स हैं, उसके बाद स्टेट स्पेस हैं, फर्स्ट ऑर्डर सेकंड ऑर्डर जो सिस्टम्स हैं, और उसके अंडर डैम्प्ड अनडैम्प्ड रिस्पॉन्सेज जो हैं डिफरेंट, वो पढ़ने हैं। उसके बाद स्टेबिलिटी क्राइटेरिया है वो आपने सारा पढ़ना है।
और उसके बाद वो फेज मार्जिन, गेन मार्जिन जो चीजें हैं उनको छोड़ दें आप वो, क्योंकि हमें एमएस के लेवल पे पढ़ाई जाती है और ना ही पूछी जाती हैं। और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट रूट लोकस, दोनों इंटरव्यू में मेरे से पूछा गया था रूट लोकस के बारे में कि वो एक ट्रांसफर फंक्शन दे देते थे और भाई इसका रूट लोकस बना के दिखाओ। तो और कंट्रोलर्स, पीआईडी पीडी कंट्रोलर, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो और ये अब कंट्रोल सिस्टम आपका ना सिर्फ आपके प्रयास के टेस्ट के लिए बल्कि और भी मैंने काफी जो यही स्ट्रेटेजिक ऑर्गेनाइजेशन थी इनके टेस्ट दिए थे, तो हर जगह पे कंट्रोल सिस्टम पूछा ही जाता था। तो मेरे ख्याल से तो बड़ा इंपॉर्टेंट है और कंट्रोल सिस्टम को आपने अच्छे से पढ़ना है। उसके बाद सिग्नल एंड सिस्टम में से कुछ क्वेश्चंस आते हैं, वो फोरियर सीरीज से रिलेटेड, फोरियर ट्रांसफॉर्म से रिलेटेड, लैपलास ट्रांसफॉर्म। तो ये चीजें आपने कंसेप्चुअली पढ़नी है और इनकी प्रॉपर्टीज जितनी भी हैं वो बेसिक बेसिक प्रॉपर्टीज देख लें। तो इनसे क्वेश्चन आ जाता है कि भाई जैसे एक कॉजल सिस्टम है, ये कॉजल है या नहीं है, स्टेबल है कि नहीं है, इस तरह के रिलेटेड। बाकी वो पास पेपर आपके पास होंगे, आप उनसे देख लें कि किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मगर फिर मैं बात कहूंगा कि बेसिक्स तक आपने रहना है। अच्छा, इसके बाद एक चीज और जर्नल में भी बतानी थी, वो मैं भूल गया था, वो है प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी में से लास्ट टाइम जर्नल में भी बहुत से क्वेश्चन पूछे गए थे और टेक्निकल पार्ट में भी प्रोबेबिलिटी से पूछे थे, क्योंकि टेक्निकल पार्ट में भी ये मेंशन है, मेरे सामने सिलेबस है कि प्रोबेबिलिटी एंड रैंडम वेरिएबल, तो ये आपने प्रोबेबिलिटी को भी पढ़ना है, ठीक है। और अब यहाँ पे है कि जैसे एफपीजीए है, वीएलएसआई है, डीएलडी एटसेट्रा, माइक्रो प्रोसेसर, इन सब्जेक्ट में से 24% है। तो आपने इन सब्जेक्ट को उसके हिसाब से जो है ना वो टाइम देना है, क्योंकि इन सब्जेक्ट से उतने ज्यादा सवाल नहीं पूछे जाते। तो लास्ट टाइम डीएलडी से अच्छे खासे क्वेश्चन थे और इस तरह वीएलएसआई से कोई इतने क्वेश्चन नहीं पूछे जाते। एफपीजीए से रिलेटेड भी कोई एक आध सवाल पूछ लिया जाए, ज्यादा नहीं होते। ये दोनों टेस्ट में किसी में नहीं थे और इससे पास पेपर में मैंने नहीं देखे। माइक्रो प्रोसेसर, आप कोई एक माइक्रो प्रोसेसर उठा लें, जैसे जो आपको यूनिवर्सिटी में पढ़ाया गया है, पिक 18F हमें पढ़ाया गया था 452, तो उससे रिलेटेड, उसके आर्किटेक्चर से रिलेटेड और उसकी जो बेसिक्स वगैरह हैं वो आप पढ़ लें। और बेसिक यही है, मेन यही है कि आपने इलेक्ट्रॉनिक्स, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, कंट्रोल सिस्टम, इलेक्ट्रिक मशीन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और इंस्ट्रूमेंटेशन यहाँ पे मेंशन है मगर उससे भी कोई खासे सवाल नहीं पूछे जाते। तो इंस्ट्रूमेंटेशन अगर आपने सब्जेक्ट पढ़ा है तो उसमें भी देख लें, वोल्ट मीटर है, ए मीटर है, और भी जो मेजरिंग डिवाइसेस हैं कुछ चंद एक, उनके भी देख लें फार्मूलाज वगैरह। तो बेसिक बेसिक उनके भी पढ़ लें, बाकी ज्यादा डिटेल की जरूरत नहीं है। और यही है कि आपने सारे सब्जेक्ट्स को थोड़ा थोड़ा टच करना है, उनके जितने भी बेसिक कॉन्सेप्ट हैं उनको आप रिवाइज कर लें। तो ये जो है ना वो काफी होगा। और बाद लोग कहते हैं कि ये किताब पढ़ लें, बीएल थरेजा की बुक पढ़ लें, दूसरी हांडा की बुक पढ़ लें तो टेस्ट पास हो जाता है, और उनमें से हर बार क्वेश्चंस आते हैं। तो ऐसा कुछ भी नहीं होता भाई, हर बार टेस्ट डिफरेंट लेवल का होता है। तो आपने जो उनके सिलेबस में बुक्स मेंशन है, जो सब्जेक्ट मेंशन है, इनको पढ़ना है और इनकी बेसिक्स पढ़नी है और सबको टाइम देना है। क्योंकि कोई पता नहीं, लास्ट टाइम टेस्ट ज्यादा इलेक्ट्रॉनिक से आया था तो इस बार पावर इलेक्ट्रॉनिक से आ जाए, मशीन के ज्यादा सवाल आ जाए, कोई पता नहीं चलता। तो आपने हर सब्जेक्ट को प्रॉपर वे में तैयार करना है। और अभी तो डेट वैसे भी एक्सटेंड हो गई है, तो आप यही है कि दिल लगा के तैयारी करें और इंशाल्लाह अल्लाह आपकी मदद करेगा और टेस्ट जो है उसमें आप कामयाब होंगे। तो अभी वो फैजान भाई कहीं गायब हैं, तो हम फिर कुछ और बात कर लेते हैं। यार वो उन्होंने कहा था कि कुछ ऑनलाइन मेरे ख्याल में कोई क्वेश्चंस हैं वो देख लें। हाँ चलो, वो आ गए अभी, तो वो क्वेश्चंस वगैरह कर लेते हैं। अच्छा, जी सर, तो माशाल्लाह से टेस्ट के हवाले से बहुत अच्छा हमारा डिस्कस हो चुका है और तकरीबन आप लोगों ने गाइडलाइन प्रोवाइड कर दी है सारी। सर अब अगला जी जी। स्टेज ये है कि इंटरव्यू के हवाले से गाइडलाइन इसी तरह जो है ना कि क्या-क्या चीज़ें मैटर करती हैं इंटरव्यू में। और एक सवाल ये भी था कि पर्सनैलिटी किस हद तक मैटर करती है, क्योंकि वो कहते हैं कि मैं 4-5 दफ़ा अपीयर हो चुका हूँ इंटरव्यू में, लेकिन रिजेक्ट कर दिया जाता हूँ हर दफ़ा। तो प्रिपरेशन अच्छा किस तरह की जाए और सब्जेक्टिव क्वेश्चंस पूछे जाते हैं या जनरल भी पूछे जाते हैं, और क्या-क्या चीज़ें मैटर करती हैं इंटरव्यू में? ये थोड़ा डिटेल में बता दें। अच्छा, मैं चलो पहले मैं कुछ आवाज। बता देता हूँ इंटरव्यू के बारे में। तो यार इंटरव्यू जो है वो प्यास में दो होते हैं। पहले आपका जनरल इंटरव्यू होता है जिसमें के डिफरेंट फील्ड्स के लोग होते हैं। मेरे बात तो तकरीबन 5-6 लोग थे और यही होता है। और 3 से 5 मिनट का कुछ जनरल इंटरव्यू होता है, या ज्यादा हो गया 5-10 मिनट का होता है। और उसके बाद टेक्निकल इंटरव्यू होता है। और टेक्निकल इंटरव्यू में आपकी फील्ड के लोग होते हैं, यानी हमने सिस्टम्स का इंटरव्यू देना है तो सिस्टम्स के लोग होंगे और वही आपका इंटरव्यू लेंगे। अच्छा, अब जनरल इंटरव्यू जो है वो होता है, एक आध साइकेट्रिस्ट होते हैं और प्यास के सीनियर लोग होते हैं।
और वो आपको चेक करते हैं कि यार ये बंदा आगे हमने क्योंकि इसे एसपीएस 8 में एलोकेशन करनी है इसकी, तो क्या उसके काबिल भी है ये बंदा कि नहीं। तो पर्सनैलिटी वो जैसे कह रहे थे उस तरह से तो मैटर नहीं करती, मगर आपकी सोच मैटर करती है वहां पे, क्योंकि वहां से साइकोलॉजिकली आपको चेक किया जाता है और साइकोलॉजिकल किस्म के क्वेश्चन भी आपसे किए जाते हैं कि आपको कल को सपोज कहीं कराची भेज दिया जाता है तो क्या आप जाना पसंद करेंगे कि नहीं। तो मैं तो यही कहा था कि मुझे जॉब मिल रही है तो मैं क्यों नहीं जाना पसंद करूंगा, मैं तो कराची क्या, मैं तो पाकिस्तान से भी बाहर चला जाऊंगा। तो अब मैं आपको अपने इंटरव्यू के बारे में बता देता हूँ। तो इंटरव्यू जनरल ऐसे हुआ था कि पहले उन्होंने हमसे मेरे से इंट्रोडक्शन करवाया था, तो इंट्रोडक्शन करवाया बेसिक्स, अगर वो आपको ब्रीफ करते हैं तो आप कुछ बता दें अपनी हॉबीज हॉबी दूसरा तीसरा, मगर नॉर्मली आप बता दें कि भाई मैं नाम क्या है और कहाँ से ग्रेजुएशन की है और क्या आपकी मेजर फील्ड क्या थी, तो बस ये मोर देन इनफ इंट्रोडक्शन है। फिर वो आपसे रैंडमली कुछ भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि भाई आपने जर्नल के लिए कुछ, ये नहीं कि आप जनरल नॉलेज की किताबें बैठ के पढ़ने को लग जाए, नहीं, आपने जो है ना वो आपसे कुछ भी रैंडम पूछ लेंगे। आजकल के कुछ जैसे मुझसे पूछा था कि भाई आपकी फेवरेट हॉबीज वगैरह क्या है, तो मैंने कहा कि यही वीडियो गेमिंग वगैरह, स्पोर्ट्स वगैरह, और क्रिकेट बहुत अच्छी खेलता हूँ मैं। तो फिर तो फिर उन्होंने मेरे से जो है ना ये क्रिकेट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे कि यार जो है हलीम डार कौन है, तो मैंने बताया कि हलीम डार यार हमारा अंपायर है पाकिस्तान का। ये क्वेश्चन मुझे आता था, अच्छी बात है। फिर उन्होंने कहा कि अच्छा सईद अजमल जो दूसरा करवाता है तो वो दूसरा क्या होता है ना। तो इस तरह के कोई भी रैंडम आपसे क्वेश्चन पूछ लेंगे, जनरल इंटरव्यू में गपशप होती है। अच्छा फिर वो दो मैडम बैठी थी, तो उन्होंने मेरे से कहा कि भाई आप अच्छे इंसान हैं, तो मैं कहा जी मैम मैं अच्छा इंसान हूँ। उन्होंने कहा कि अच्छा आप प्रूफ करें कि आप अच्छे इंसान हैं। तो मैंने कुछ क्वालिटीज बताई अपनी कि मैं ये हूँ वो हूँ, बड़ा फन्ने खान हूँ, कुछ क्वालिटी श्वालिटी बताई। तो उन्होंने कहा नहीं आप प्रूव करें ना कि कैसे, तो मैं यहाँ पे कैसे प्रूव करता। तो मैं चुप कर गया, मैंने कहा मैम अच्छा चले आप प्रूव कर दें कि मैं अच्छा इंसान नहीं हूँ तो मैं मान लूंगा मैं अच्छा इंसान नहीं हूँ। तो वो भी सारे हंसने लगे। तो बड़ा आसान सा लेना आपने जनरल इंटरव्यू को, जस्ट गपशप है, कोई प्रिपरेशन की जरूरत नहीं है। जो सच्ची बात है आपके मन से निकले ना जो बात, वो आपने उनको बता देनी है। तो जनरल इंटरव्यू होता ही 5-7 मिनट का है, तो जस्ट इजी रहना है, आपने कॉन्फिडेंस बरकरार रखना है। अगर आपको एक सवाल का जवाब नहीं आता फिर भी टेंशन नहीं लेनी, कोई नहीं, वो कुछ चेक नहीं कर रहे थे आपका, वो सिर्फ आपका कॉन्फिडेंस और चेक कर रहे थे कि बंदा बस जो है ना वो हमारे ये भी नहीं कि ज्यादा बड़ी भी नहीं छोड़नी कि मेरे अब्बू ये करते हैं वो करते हैं, जो सच सच है वो बता देना है। वो यही चेक कर रहे थे कि कल को हम इस बंदे को एलोकेट तो कर रहे हैं, तो ये ऐसा तो नहीं होगा कि यार हम इसको कह रहे हैं तो कराची जाए और ये एटॉमिक एनर्जी छोड़ के चला जाए। तो बेसिकली उसका यही मकसद होता है। उसके बाद जो और जनरल इंटरव्यू मेरे ख्याल से बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि सुनने में आया कि अगर वो आपको रिजेक्ट कर दें तो टेक्निकल इंटरव्यू में आप बहुत अच्छा परफॉर्म कर लें फिर भी आपकी सिलेक्शन बड़ी मुश्किल होती है। तो दूसरा होता है टेक्निकल इंटरव्यू। वो अगर आपने जर्नल पास कर लिया तो आपकी सिलेक्शन के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, और अगर वो आपका अच्छा हो गया तो फिर आप समझें कि इंशाल्लाह आपकी सिलेक्शन हो जाएगी। अच्छा टेक्निकल इंटरव्यू में सबसे पहले तो हर बच्चे से जो बात पूछी जाती है वो होती है उसके फाइनल प्रोजेक्ट से रिलेटेड। वहां पे इंट्रोडक्शन भी उमूमन नहीं दिया जाता, जाते ही पूछ लिया जाता है कि अच्छा फाइनली प्रोजेक्ट आपने किसमें किया था। वो फाइनली प्रोजेक्ट बताया, तो उसके बाद वो फाइनली प्रोजेक्ट्स आपने अपना अच्छे से तैयार करके जाना है। बड़ा जो है ना जो जो चीजें उसमें आ रही थी, जो आपने जिस पे भी काम किया वो आपको उस पर कंप्लीट ग्रिप होनी चाहिए। और आपने अगर टेस्ट क्वालिफाई कर लिया उसके बाद ज्यादा टाइम आपने फाइनल प्रोजेक्ट को देना है और उसकी प्रिपरेशन करनी है। तो फाइनली प्रोजेक्ट के बाद उन्होंने मेरे से फाइनली प्रोजेक्ट पूछा, फाइनली प्रोजेक्ट के बाद फिर कुछ इलेक्ट्रॉनिक्स के क्वेश्चन पूछे। वो ये था कि एक पेज दिया उन्होंने मुझे, एक सर्किट बनाया, रजिस्टर लगे हुए थे, एक दो रजिस्टर लगे थे पर सीरीज में, उसके साथ कुछ डायोड लगा हुआ था, और वो बेसिक ही था। सर्किट एनालिसिस से मतलब एक आध क्वेश्चन पूछा, और वो मैंने आधा सही बताया और आधा गलत बताया। और उसके बाद फिर उन्होंने मैटलैब से कुछ क्वेश्चनिंग की मेरे से, क्योंकि मेरे प्रोजेक्ट में मैटलैब यूज हो रहा था, तो मैटलैब के सवाल पूछे। और फिर कम्युनिकेशन से रिलेटेड मेरे से उन्होंने कुछ क्वेश्चन पूछे थे, क्योंकि वो ये सारा मैं आपको तभी कह रहा हूँ कि फाइनली ये प्रोजेक्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है। वो ज्यादा क्वेश्चनिंग वही कर रहे थे कि जो मेरे फाइनली प्रोजेक्ट में यूज हो रहा था। ठीक है, एसपीआई कम्युनिकेशन क्या होती है उन्होंने मेरे से पूछा था, क्योंकि वो प्रोजेक्ट में थी। मेरा प्रोजेक्ट था कि हार्ट से हम
मेरे ख्याल में अहमद की फिर से कनेक्टिविटी हो गया है। तो मैं आपको वैसे बता देता हूँ कि जनरल इंटरव्यू के बारे में तकरीबन सब कुछ बता दिया है अहमद ने। तो मैं भी आपको बता देता हूँ कि उसमें कुछ आपका कुछ नॉलेज नहीं देखा जा रहा होता जनरल इंटरव्यू में, बस आपकी माइंडसेट को चेक किया जा रहा होता है। साइकेट्रिस्ट होता है, प्यास की सीनियर एडमिनिस्ट्रेशन होती है, सीनियर फैकल्टी मेंबर्स होते हैं प्यास के, और बाकी भी कुछ ऑर्गेनाइजेशन से एक दो लोग आए होते हैं। तो नॉर्मली 5-6 लोगों का पैनल होता है। तो वहाँ पे आपका पर्सनैलिटी चेक तो नहीं कहूँगा, लेकिन हाँ आपकी ओपिनियन बेस्ड को मेंटली चेक कर रहे होते हैं कि आप किसी भी सिचुएशन को कैसे हैंडल करते हो। तो आपको एक ओपिनियन बेस्ड आपके क्वेश्चंस होते हैं, आपका क्या लो सेंस ऑफ ह्यूमर चेक किया जाता है। तो ये मतलब कुछ ज़्यादा इसमें डिटेल नहीं है कि कोई तैयारी की ज़रूरत नहीं है। जनरल में बस जो हो आप वो हो, आप उनको शो करो, बस थोड़ा कॉन्फिडेंस रखना है। ये सिर्फ सारी कॉन्फिडेंस की गेम है। अगर आप नर्वस नहीं होते तो आप बहुत अच्छा कर जाओगे। जनरल इंटरव्यू सिर्फ एक कॉन्फिडेंस की गेम है कि अगर आप कॉन्फिडेंस रखते हो तो आप जनरल इंटरव्यू में बड़े आराम से निकल जाओगे। बाकी सब्जेक्टिव पोर्शन की जाते ही आपसे आपका नाम पूछा जाएगा और आपका एफवाईपी पूछा जाएगा। मेरी बारी एफवाईपी से कुछ ज़्यादा क्वेश्चंस किए नहीं थे उन्होंने, लेकिन मैं चूंकि इलेक्ट्रिकल पावर हूँ तो जो मेरे कोर कोर्सेज मैंने बताए आपको, 4 से 5 कोर्सेज हैं, इन कोर्सेज से बाहर नहीं निकले वो लोग। इलेक्ट्रिकल मशीन से पूछा तो मतलब जो जितनी भी थी ना, जितनी मेरी टेस्ट की प्रेपरेशन थी वो चीज़ें मैंने इंटरव्यू के लिए रिवाइज की हुई थी, और मेरा तकरीबन सारा इंटरव्यू उन्हीं चीज़ों में से आया था। मतलब कुछ भी ऐसा अननोन नहीं पूछा गया मुझसे। हाँ कुछ मतलब आर्गुमेंट्स चलते रहते हैं, वो काउंटर काउंटर क्वेश्चंस होते रहते हैं, आंसर्स चलते रहते हैं। तो आपका एक नॉलेज मतलब वो जो चेक कर लेते हैं सब्जेक्ट से रिलेटेड जो भी वो क्वेश्चंस कर रहे होते हैं। तो ऐसा है कि जो भी आपका टेक्निकल इंटरव्यू होगा वो एक मतलब अगर टाइम लिमिट की बात करें तो 15 से 20 मिनट लगते हैं। जनरल भी इतना ही होता है ऑलमोस्ट, लेकिन जनरल में थोड़ा इजी होता है, इतना पता नहीं चलता। बाकी टेक्निकल में 3 लोग होंगे। एक मैंने बताया कि इलेक्ट्रिकल के एचओडी हैं, और इस बार जो अभी इलेक्ट्रिकल के एचओडी हैं वो हैं भी इलेक्ट्रिकल के ही। तो वो मतलब प्यास में अगर मैं कहूँ तो वो पावर सिस्टम प्रोटेक्शंस पढ़ा रहे होते हैं, पावर सिस्टम एनालिसिस पढ़ा रहे होते हैं। तो जो भी इंटरव्यू के लिए जाएगा तो उनसे इस तरह के क्वेश्चंस एक्सपेक्टेड हैं। मेरी बार जो हमारे एचओडी थे वो हमें पावर जनरेशन पढ़ाते थे, मशीन्स पढ़ाते थे। तो मेरी जो तैयारी थी वो इन सब्जेक्ट्स में अच्छी थी, और इन्हीं सब्जेक्ट में सर का जो बेसिक फोकस है वो, क्योंकि जो हमारे एचओडी होते हैं ना प्यास के, ये टेस्ट का एक वो इंटरव्यू का एक टेम्पो सेट करते हैं। वो मतलब जिस तरफ जिस पहले अगर आपके 4-5 क्वेश्चन जिस तरफ जा रहे होंगे ना, तो बाकी भी इंटरव्यू आपका उसी तरफ चल पड़ेगा। तो मेरे वो बिल्कुल उन्होंने अपनी फील्ड से रिलेटेड जो उन्होंने सब्जेक्ट्स पढ़ाए थे, अपने जो पढ़ाते हैं स्टूडेंट्स को, जैसे अभी अगर पावर सिस्टम प्रोटेक्शन से आपकी चीज़ पूछी जाए तो नॉर्मली आपका इंटरव्यू इन्हीं सब्जेक्ट्स के अराउंड रिवॉल्व करेगा। तो इस साल जो हमारे एचओडी हैं वो पावर सिस्टम प्रोटेक्शन और पावर सिस्टम एनालिसिस पढ़ाते हैं प्यास में इलेक्ट्रिकल वालों को। तो इंटरव्यू में यही चीज़ एक्सपेक्टेड है कि इन्हीं पे उनका फोकस होगा, मतलब कोई इतनी डिटेल में बाकी सब्जेक्ट्स में वो नहीं जाएंगे। अगर डिटेल पूछी तो वो इन्हीं सब्जेक्ट्स की पूछेंगे। और बाकी जो हैं वो कुछ एक अच्छे किनको से टीचर्स आए हुए होते हैं, तो वो इसी चीज़ को फॉलो करते हैं। जो एक टेम्पो सेट हो गया वो उसी को लेकर चल रहे होते हैं। मैं अपने इंटरव्यू की बात करूं तो मेरा मोस्टली इंटरव्यू इसी तरह था, और एक पैनल में एक यंग से भी थे बैठे हुए सर। तो उन्होंने मुझसे सर्किट एनालिसिस की चीज़ें पूछी, थेवेनिन नॉर्टन और इस तरह की आसान आसान चीज़ें। तो मतलब एक ओवरऑल कह लें कि अगर आपकी टेस्ट आपने क्लियर किया है, आपकी तैयारी अच्छी है, आपकी चीज़ें अच्छी रिवाइज की हुई हैं, आपने एफवाईपी अच्छे से किया हुआ है, तो वो भी इतना मुश्किल नहीं होता जितना मतलब। एक ये बात देखी गई है कि जीपीए जिनका ज़्यादा है उनसे थोड़ा सा टफ क्वेश्चंस किए जाते हैं, लेकिन एट द एंड देखा जाए तो इतना भी मुश्किल नहीं पूछा जाता। लेकिन हाँ तंग किया जाता है। अगर आपका जीपीए ज़्यादा है तो आपको उसको डिफेंड करना पड़ेगा। आप अगर आप 3.9 वाले हो तो आप यकीनन उसको डिफेंड करोगे अपने इंटरव्यू में। बाकी बस यही है कि जो जनरल है उसमें आपने कॉन्फिडेंस रखना है, जो टेक्निकल है उसमें आपका नॉलेज देखा जाता है। तो इलेक्ट्रिकल पावर में था तो मेरा इलेक्ट्रिकल पावर से बाहर से कोई क्वेश्चन नहीं पूछा गया था, कोई इलेक्ट्रॉनिक्स का क्वेश्चन नहीं पूछा गया था मुझसे, किसी और चीज़ का क्वेश्चन नहीं था। प्योरली इलेक्ट्रिकल के क्वेश्चंस पूछे गए थे। हाँ थोड़े प्रैक्टिकल क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं कि जैसे मुझसे पूछा गया था कि यार ये जो ट्रांसमिशन लाइंस हैं
तो अगर ये 200 साल तक या 300 साल तक लगी रहे तो कौन सी ऐसी ट्रांसफॉर्मेशन आएगी। तो वहां पे एक सैग का कंसेप्ट था कि ये चीज कंटिन्यूसली ग्रेविटी की वजह से चेंज कर देगी, और ये मतलब आपको चेंज करनी पड़ती हैं चीजें। बाकी आपके घर में मीटर की रिएक्टिव पावर, एक्टिव पावर कैसे मीटर किया जाता है, और कौन कौन से मतलब इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं, पावर फैक्टर को कैसे कंट्रोल करोगे, या घर का पावर फैक्टर यूनिटी होना चाहिए या कम होना चाहिए या ज्यादा। मतलब इस तरह की एक डिस्कशन होती है टेक्निकल इंटरव्यू में। टेक्निकल इंटरव्यू में ये नहीं होता कि आपसे पूछा कि आपने हाँ ना में जवाब दे दिया और अगर सही है तो आपका तुक्का लग गया, गलत है तो नहीं। आप आंसर करोगे, आप जस्टिफाई करोगे अपने आंसर को, और फिर उसी पे मोस्टली डिबेट चल पड़ती है। वो पूछना शुरू कर देते हैं, आप बताना शुरू कर देते हो, एक वक्त आता है कि आपको बस करा देते हैं। तो ये आपकी हार नहीं है, क्योंकि वो लोग बहुत सीनियर हैं और वो बहुत ज्यादा जानते हैं आपके बारे में। वो बस आपको चेक कर रहे हैं कि आप किस लिमिट तक जा सकते हो। तो यही है। बाकी अभी क्वेश्चंस मैंने देखे कि लोग वापस टेस्ट के बारे में पूछ रहे हैं। तो एफएससी की जो मैथ और फिजिक्स है वो आपका तकरीबन सारा पोर्शन कवर कर देगी। तो अगर आप एफएससी की बुक्स देख लेते हैं मैथ्स और फिजिक्स के लिए, तो आपके जो टेस्ट है वो आपका जो जनरल पोर्शन है वो तकरीबन सारा उससे कवर हो जाएगा। और बाकी टेक्निकल हम लोग बता चुके हैं कि टेक्निकल में कौन कौन से इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट हैं। जी मतीन भाई। जी, जी, अली भाई ऐसा है कि अब तकरीबन हम सारा ही कवर कर चुके हैं, यानी हेलो। रिक्रूटमेंट प्रोसेस और सिलेक्ट। हेलो, आवाज़ आ रही है? हाँ हाँ जी, आ रही है। मैं सर माजरत चाहूंगा आपसे, मेरा जी, जी। कनेक्टिविटी का कुछ इशू आ जाता होता है, क्योंकि ये मेरा वाइवा में भी अमूमन आ जाता है, तो ये रिमोट एरिया का फायदा है मुझे। जी, जी। तो मैं ये अर्ज़ कर रहा था कि अब हम तकरीबन सब एस्पेक्ट कवर कर चुके हैं, यानी रिक्रूटमेंट और सिलेक्शन अच्छा, क्राइटेरिया। इंटरव्यू का मैंने कुछ बताना था सिस्टम से रिलेटेड, वो मैं बीच में डिस्कनेक्ट हो गया था, तो वो 2 मिनट दे दें आप। जी, जी, बिल्कुल 2 मिनट लें आप। अच्छा, तो मैंने बताया था आपको, फाइनल ईयर प्रोजेक्ट के मुतालिक बता दिया था कि उस पे तो आपकी स्ट्रांग ग्रिप होनी चाहिए। उसके बाद आप इंटरव्यू में मेरी ये सजेशन है कि आप एक आध सब्जेक्ट को अच्छे से प्रिपेयर करके चले जाएं। जैसे मेरे केस में था कि मैंने कंट्रोल को ही अच्छे से प्रिपेयर किया था, क्योंकि हमारी इंजीनियरिंग के सिस्टम्स आगे कंट्रोल में है। तो उससे ये फायदा होगा कि वहां पे भी नॉर्मली कंट्रोल का बंदा ही बैठा होता है, तो वो आपसे अमूमन क्वेश्चन भी ज्यादा उसी फील्ड से रिलेटेड करता है। और इससे ये फायदा होगा कि बाज़ औक़ात इंटरव्यू में पूछ लिया जाता है कि यार आपका फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा है। तो अगर फेवरेट सब्जेक्ट आपसे पूछ लिया जाए और फिर उसी से क्वेश्चनिंग कर ली जाए, तो वो फिर बड़ा एक आपको ना एज मिल जाएगा। तो आप इस लिहाज से मैं कहना चाहूंगा कि एक बाकी प्रिपरेशन आप करें अपनी, टेस्ट के बाद आप इलेक्ट्रॉनिक्स बाकी सब्जेक्ट फिर दोबारा से प्रिपेयर करें, कोर कॉन्सेप्ट, और फाइनली प्रोजेक्ट में जितनी आपकी चीजें यूज हो रही हैं वो आपने अच्छे से करनी है, और एक आध सब्जेक्ट को आप बड़े अच्छे से प्रिपेयर करके जाएं। तो उससे ये फायदा होगा कि इंटरव्यू वाला कहीं ना कहीं घूमते घूमते उस जगह पे आ जाता है, उस सब्जेक्ट में आ जाता है, और फिर आप उधर ऐसा अच्छे आंसर करें कि वो वहां से निकल ही ना पाए। तो मैं तो यही आपको सजेस्ट करूंगा कि एक सब्जेक्ट आप कोई भी बेहतरीन प्रिपेयर करके जाएं। चलें जी, बस मैं यही कहना चाहता हूँ। अच्छा, तो अब ऐसा है कि तकरीबन सब चीज़ें हम कवर कर चुके हैं, और जो लोग अभी जिन्होंने अभी जॉइन किया है या लेट जॉइन किया है, तो इसकी रिकॉर्डिंग भी शेयर कर दी जाएगी, तो वो वहाँ भी सुन सकते हैं। और ये वो सवालात थे जो हमें फॉर्म के ज़रिए रिसीव हुए थे। अब कुछ लोगों ने लाइव कमेंट्स करके भी तकरीबन यही सवालात पूछ रहे हैं, वो जो अभी हम डिस्कस कर चुके हैं, और इसको हम एक दफ़ा गो थ्रू कर लेते हैं। अगर कोई ऐसा नया सवाल इसमें लगा हमें कि वो डिस्कस करना चाहिए, तो वो कर लेते हैं, वरना फिर ठीक है सर। जनरल पार्ट सब डिसिप्लिन का सेम होता है, सिर्फ एमबीबीएस वाले स्टूडेंट्स का जनरल पार्ट अलग होता है जो मेडिकल के होते हैं। उसके अलावा सबका जनरल पार्ट सेम होता है, जितनी भी फील्ड्स हैं, इंजीनियरिंग, केमिस्ट्री, फिजिक्स, जियोलॉजी, दूसरी तीसरी मेटलर्जी, इन सब का एक ही जनरल पार्ट होता है। ये हमें नहीं पता भाई, हम खुद स्टूडेंट्स हैं अभी। आप टेस्ट से रिलेटेड ये बात कर थोड़ा सकते क्लासिफाइड है यार, ये थोड़ा हैं। हाँ क्लासिफाइड है, ये हमें भी नहीं पता कि क्या करना है हमने वहां जाके। हाँ, ये नहीं पता। टोटल इलेक्ट्रॉनिक सीट इन पीएनआरए इन प्यास वालों। अच्छा, प्यास में तो सीट्स मैंने बता दी थी पहले भी कि लास्ट टाइम 18, तकरीबन 18 लोग थे, तो 15 से 20 आप कर लें, यही होती है नॉर्मली। और पीएनआरए की फेलोशिप मेरे ख्याल से फर्स्ट टाइम आई है, तो पीएनए इसके मतलब अभी पीएनआरए हम की कुछ नहीं कह फेलो सकते। जो लास्ट टाइम आई थी वो शायद 17-19 बैच के लिए थी, मतलब हमसे 1-2 साल पहले।
जब हम लोग आए जो उस टाइम बैच पास आउट हुआ था उस बैच के लिए PNRI की फेलोशिप थी, और ये तकरीबन मैक्सिमम 3 से 4 लोग होते हैं, तो आप देख लें कि इलेक्ट्रॉनिक्स के शायद 1 या 2 लोग होंगे इसमें। अच्छा हाँ, तो ये बताएं कि मेरिट कैलकुलेशन कैसे होता है? टोटली नहीं नहीं, 100% टेस्ट पे। 50% टेस्ट है आपका, 50% इंटरव्यू है। अगर आप 50% टेस्ट देकर उससे शॉर्ट लिस्ट होते हो तो फिर आपका जो 50% है वो इंटरव्यू काउंट होगा। अच्छा बिलाल, ऐसा है कि आप वो क्वेश्चन सिर्फ हाईलाइट करें कि जो डिस्कस हो चुके हैं ना, जो डिस्कस नहीं हुए सेशन में हमारे ना। हाँ, अच्छा ये क्वेश्चन पूछा इन्होंने कि एफपीजी और वीएलएसआई से रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा था। तो यार एफपीजी और वीएलएसआई से रिलेटेड, वीएलएसआई इन सब्जेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस, ये लास्ट 2 टेस्ट जो मैंने दिए थे इनसे रिलेटेड कोई क्वेश्चन नहीं थे खासे। मुझे तो ख्याल नहीं याद आ रहा कि इनसे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन था। ये सिलेबस में मेंशन है दोनों सब्जेक्ट, मगर बहुत, क्योंकि एफपीजी है तो बहुत से लोगों ने पढ़े नहीं होते, ठीक है, और वीएलएसआई कोर्स पढ़ा होता है, तो इसको अब मैंने कहा था कि आपको यूनिवर्सिटी में जितना पढ़ाया गया एक बार गो थ्रू कर लें। तो बाकी इससे रिलेटेड कुछ खास मुझे नहीं याद आ रहा कि क्वेश्चन पूछा गया था। सही है, तो डीएलडी से रिलेटेड क्वेश्चन थे, मार्क्स वगैरह में से थे और डिकोडर वगैरह में से थे, मगर एफपीजी और वीएलएसआई इनसे नहीं थे ज्यादा क्वेश्चन। कोई एक आधा हुआ हो मगर नहीं थे। अच्छा बिलाल, मैं आपको ये बता दूं कि हम टेस्ट की प्रिपरेशन के हवाले से और सिलेक्शन क्राइटेरिया और सारा मटेरियल के कौन सा मटेरियल होना चाहिए ये सब डिस्कस कर चुके हैं, इंटरव्यू प्रिपरेशन भी कर चुके हैं। तो इसके अलावा जो सवालात हैं ना जो आप समझते हैं वो सिर्फ आप हाईलाइट करें ताकि हम सबका टाइम भी सेफ हो। तो हाँ, इस तरह के सवाल आप कर सकते हैं बिलाल, ठीक है। यार मेडिकल फिजिक्स से रिलेटेड तो हम नहीं कह सकते स्पेसिफिकली, मगर ये है कि जो रेगुलर फी बेसिस होते हैं उनको आगे एक तो एमएस में स्कॉलरशिप मिल जाती है, फी बेसिस वालों को भी, क्योंकि प्यास के पास स्कॉलरशिप्स काफ़ी हैं, तो नीड बेस्ड स्कॉलरशिप आपको मिल जाती है एमएस करने के लिए। तो हाँ, अगर आप घर में कुछ भी नहीं कर रहे तो फिर प्यास में आ जाएं और आके रेगुलर पे मास्टर्स कर लें। इसका ये फायदा होगा, यहाँ पे लर्निंग बहुत ज्यादा है, और कोई भी किसी भी फील्ड के आपको स्कॉलरशिप भी ज्यादातर चांस है कि मिल जाएगी। और जैसे सिस्टम्स में है या इलेक्ट्रिकल में है, इलेक्ट्रिकल का तो मुझे नहीं पता, सिस्टम्स के बाद लोगों को नेस्कॉम हायर करती है। तो नेस्कॉम का ये होता है कि वो एक दो, अगर फेलोज फेलोज या रेगुलर फी बेसिस दोनों उसमें अप्लाई कर सकते हैं, और कुछ एक दो लोग वो भी स्पॉन्सर करते हैं उनको भी फेलोशिप। तो शायद आपको हमसे जो सीनियर बैच था उसमें एक ही मेरे ख्याल से रेगुलर फी बेसिस का बंदा था और उसको फेलोशिप मिल गई थी नेस्कॉम की। तो ये चांस होता है कि आपको नेस्कॉम की फेलोशिप शायद मिल जाए, या वैसे भी प्यास का यहाँ पे आपको मास्टर्स में काफी कुछ सिखाया जाता है, तो हम तो यही प्रेफर करेंगे कि आप मास्टर्स कर लें। अच्छा, एक्चुअली प्यास में कुछ ऐसी डिग्रीज हैं जो रेगुलर फीस बेसिस पे नहीं कराई जाती, तो जैसे न्यूक्लियर है, तो मेडिकल फिजिक्स का हम कुछ कह नहीं सकते। लेकिन अगर है और आप करना चाहते हो तो इसका यही है कि ये एक फुल टाइम है, मतलब पार्ट टाइम नहीं है। आपको 8 से 4 तक जाना पड़ेगा यूनिवर्सिटी, और पैरेलल में आप कोई हाँ, काम नहीं कर सकते। बाकी अगर आप हाँ लर्निंग के हिसाब से पूछ रहे हैं तो 2 साल में आपको खूब सिखाया जाएगा। मतलब अगर आप सही कहा। वाकई में मेहनत करने वाले हैं ना तो आपको अच्छी लर्निंग अच्छी होगी आपकी प्यास में। बाकी अगर फर्दर स्कोप का मुझे मेडिकल फिजिक्स को ज़्यादा आइडिया नहीं है, तो बस यही है कि अगर आप रेगुलर पे करना चाहती हैं तो वो फुल बेस होगा। एनी प्रेफरेंस टू पोजीशन होल्डर गोल्ड मेडलिस्ट? हाँ जी, वो गोल्ड मेडलिस्ट जो होते हैं उनको नहीं नहीं जो भाई उनका भाई। स्टाइपेंड होता है वो डबल करके दिया जाता है। और हमारे गोल्ड मेडलिस्ट थे अमीर हमजा, उनको डबल स्टाइपेंड दिया दिया गया। जीरो का नहीं दिया जाता, जीरो सेमेस्टर जो होता है, मगर उसके बाद फर्स्ट सेमेस्टर में जो फर्स्ट पोजीशन वाला बंदा है, अभी 35,000 आपका स्टाइपेंड है, तो उसको 70,000 स्टाइपेंड मिलेगा एक महीने का। उसके बाद सेकंड वाले को शायद तकरीबन 25 था, क्योंकि हम तो उस कैटेगरी में नहीं आते तो हमें ज्यादा इस बारे में इल्म नहीं है, मगर दिया जाता है, आपको प्रेफरेंस दी जाती है। और क्या कहते हैं ना, जो पढ़ने वाले बच्चे होते हैं उनको बड़ी मरहात दी जाती है प्यास में। अच्छा एक सेकेंड ना, मेरे ख्याल में इनका सवाल ये है कि बैचलर्स में अगर किसी का गोल्ड मेडल हो तो एमएस में उसको प्रेफर किया जाएगा कि नहीं। ना ना ना, ऐसी कोई तो प्रेफरेंस नहीं भाई है भाई। ऐसा कुछ नहीं है, आपने टेस्ट क्लियर करना है, आपने इंटरव्यू, इवन आपको इंटरव्यू में अपना गोल्ड ज्यादा मेडल जो है ना उसको जस्टिफाई डिपेंड करना करना होगा, मतलब है। डिफेंड करना है। तो आपके लिए मतलब कह लो कि ये नहीं है कि आपको फंस गए। प्रेफर किया भी जा सकता है, क्योंकि गोल्ड मेडल एक बहुत बड़ी चीज होती है। तो ऐसा नहीं है, लेकिन आपको एक कंपटीशन से गुजरना पड़ेगा, मतलब आपके लिए कोई स्पेशल काम नहीं होगा।
नहीं 60 नहीं है, 30 के राउंड अबाउट है, 30, 34, 33 क्रेडिट आवर्स होते हैं, ज्यादा नहीं है, 64। हाँ जी। सर आगे मूव कर लें, ये हो गया क्वेश्चन। हाँ चलिए जी, मेरा ख्याल है कि अब हम काफ़ी एस्पेक्ट डिस्कस कर चुके हैं। अब सवालात तो ऐसे बहुत हैं और ऑलरेडी 2 घंटे का सेशन हमारा हो चुका है अच्छा और मतीन अभी भी भाई एक काफ़ी मेरी बात सवालात सुन आ लें, रहे हैं लोगों के। वो इंटरव्यू से रिलेटेड एक बात जी, जी। मैंने करनी थी कि मैंने सोचा था वो मेहरान भाई को मैंने बताया भी था कि हम ये करेंगे कि जब टेस्ट हो जाएगा तो इंटरव्यू से रिलेटेड हम एक वीडियो टाइप की चीज के मुख्तलिफ जो हमारे साथ फेलोज हैं उनका जितना भी एक्सपीरियंस है उन सब से हम वीडियो की फॉर्मेट में ले लेंगे, फिर मिला के एक वीडियो हम आपको दे देंगे या आप आगे शेयर कर लेना। तो उससे ये फायदा होगा कि मुख्तलिफ लोगों का पॉइंट ऑफ व्यू मिल जाएगा और जितने भी फेलोज हैं उनको जब ज्यादा लोगों का पॉइंट ऑफ व्यू होगा तो लोगों को ज्यादा अच्छी समझ आएगी कि यार इंटरव्यू में क्या क्या और किस तरह की चीजें पूछी जाती हैं। अब ये हमारा अपना पॉइंट ऑफ व्यू था इंटरव्यू से रिगार्डिंग, तो ये आप टेंशन ना लें, आप टेस्ट अच्छे से दें तो फिर आपको इंटरव्यू में इंशाल्लाह से बाकायदगी से आपको ना क्या कहते हैं गाइडेंस दी जाएगी और इस बार अच्छे फेलोज आए वो आपको फुल टाइम गाइड करेंगे। इंशाल्लाह। बाकी इंशाल्लाह। प्याज की टेंशन नहीं लेनी, हम उधर ही होंगे, टेंशन नहीं लेनी। और हम उधर भी मिलेंगे इंशाल्लाह आपको ढाबे पे। अच्छा जी, तो देखें कि कितने अच्छे आपके सीनियर्स हैं कि आपको गाइड करने के लिए तैयार हैं। और अब ऐसा है कि इसके अलावा भी अगर आपके सवालात होते हैं सेशन के बाद भी, तो हमारा व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ है और वहाँ पे जी जी। हमारे ये दोनों गेस्ट स्पीकर ऐड हैं। तो आप जो भी सवाल हो आप वहाँ पे चैट में लिख के पूछ सकते हैं, तो इंशाल्लाह आपकी क्वेरी रिज़ॉल्व कर दी जाएगी। और अब आगे का प्लान फिर इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे कि अब प्रिपरेशन की तरफ जाना है या इंटरव्यू प्रिपरेशन का जैसे गाइडेंस का कहा अहमद भाई ने। तो अब इंशाल्लाह उसकी तरफ भी प्लान करेंगे। और एक चीज़ और मैं बताता चलूँ कि जो हमारा प्लेटफ़ॉर्म है ऑनलाइन लीप यानी लर्न पाकिस्तान, तो यहाँ भी हम जो है वो जो जनरल पार्ट है प्याज़ का यानी फिज़िक्स और मैथ्स वगैरह, तो उसकी भी प्रिपरेशन यहाँ पे होती है हमारे प्लेटफ़ॉर्म पे भी। और हमारे यूट्यूब चैनल पे भी आप उसके लाइव लेक्चर्स जो सर तला नकवी के हैं, तो वो भी आप ले सकते हैं उसका। तो वाइंड अप करते हैं सर। बहुत-बहुत शुक्रिया इंजीनियर ठीक है सर, मोहम्मद बहुत और आप सर और सर अहमद हम तो कुरैशी दुआ साहब। ही कर सकते हैं कि अल्लाह हम करे यही हमने जो बताया है कि उनको समझ आ गया हो और वो इससे काफ़ी फ़ायदा उठाएं। तो बस यही है कि एंड पे गुड लक है सबके लिए, बेस्ट थैंक यू। विशेज़ हैं। और आपका भी बहुत शुक्रिया कि आप ने इतना अच्छा काम आपने किया हुआ है, जो है मतलब ना आप जॉब लोगों की कर रहे हैं और खिदमत की। जॉब के बाद ऐसा कर रहे हैं, तो ये बहुत मुश्किल काम है जो आप कर रहे हैं, आपका भी बहुत शुक्रिया। आपका तो जो है ना आपने ये सेशन अरेंज किया ना, अब मेरे ख्याल से आइंदा से इससे पहले कभी ऐसा सेशन ऑनलाइन, क्योंकि हमें तो हम भी ढूंढते थे उस टाइम कि यार हमें भी कोई ज्यादा ढेर सारी इंफॉर्मेशन मिले, तो ऐसा लाइव सेशन तो नहीं हुआ, तो क्रेडिट तो सारा आपको ही जाता है, तो बहुत शुक्रिया आपका, आपने लोगों की काफी हेल्प आउट की। तो बाकी हमने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की और जितना हमें पता था हमने चाहा कि लोगों को गाइड किया जा सके, तो बाकी जिसका जितना नसीब रहा उसको उतनी समझ आ रही होगी, तो बहुत बस यार शुक्रिया आपका। बाकी जो कुछ क्वेश्चन हो वो हम व्हाट्सएप पे भी देख लेंगे क्वेश्चंस वगैरह। बाकी अब आप लोगों ने मेहनत करनी है, तो अ, इंशाल्लाह अगर आप लोग मेहनत करोगे तो आपको उसका फल ज़रूर मिलेगा। और यार बिल्कुल। टेस्ट में टाइम से चले जाना, मैं 15 मिनट लेट हो गया था तो आपने ना टाइम से जाना है क्योंकि वो बड़ा मैटर करता है, फिर बड़ी टेंशन होती है जब और हर आखिर में टेस्ट एमसीक्यूज में रहते ना हैं। पैनिक नहीं करना कि हाँ यार एक दो सवाल नहीं हो रहे, तो जो हाँ भले ना हो, क्योंकि माइंड होता है कि मान लो अगर आप स्टार्ट करते हो ना टेक्निकल पोर्शन, तो आपको शायद 50 में से 15 सवाल आपको बिल्कुल सही आते हो, लेकिन जब आप दोबारा आके देखते हो तो वो 5-10 और कर लेते हो, फिर देखते हो तो वो आपका एक साइकोलॉजी है ह्यूमन बॉडी की कि आप एक क्वेश्चन देख लेते हो तो आपका माइंड प्रोसेस करता रहता है, तो जब बाद में आपको आके करते हो तो वो सॉल्व हो जाता है। तो टेंशन नहीं लेनी, अगर आपका माइंड सही रहेगा, रिलैक्स रहेगा, तो आप बड़ी आसानी से कर और लोगे। साइंटिफिक कैलकुलेटर आपने लेके जाना है, नॉन प्रोग्रामेबल, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि बाज चीजें आ जाती हैं कैलकुलेशन वाली तो वहां पे आपका टाइम बच जाएगा, और क्लिप बोर्ड और साइंटिफिक कैलकुलेटर आपने लाजमी लेके जाना है, ये चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। और ये आप तो तकरीबन 2-3 घंटे वो कैलकुलेटर के मैनुअल पे भी लगा लें, क्योंकि डायरेक्ट हाँ जी, क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाते हैं मैथ्स डायरेक्ट भी के, हो अगर जाते देखे जाए हैं। ना मैथ्स के जो क्वेश्चंस आते हैं तो वो डायरेक्ट भी अक्सर सॉल्व हो जाते हैं। तो वो जी देख जी। लीजिएगा कि कैसे मैट्रिक्स सॉल्व करनी है, जैसे
जनरल में मैट्रिक्स आ जाती है, रैंक। ऐसी बातें आप ना बताएं अली भाई, ये प्यास आपको देख रही होगी, तो ये तो थोड़ी वो, आप खुद भी बड़े तेज तराज लोग हैं, इंजीनियर्स हैं, तो बाकी आप ज्यादा समझते हैं, मगर यही है कि कैलकुलेटर लाजमी लेके जाना, वो बड़ा हेल्प आउट करता है इंसान को। चलें जी, तो इस सेशन की जो है वीडियो हम अपने चैनल पे भी अपलोड कर देंगे और फेसबुक पेज पे भी कर देंगे, तो जिन लोगों का मिस हो गया है तो वहाँ से सेशन ले सकते हैं दोबारा। चले जी, मैं दोबारा शुक्रिया अदा करता हूँ मोहम्मद अली भाई और ठीक है सर, आपका। जी बहुत चलें, शुक्रिया फिर आपका भी। अल्लाह, आपका भी बहुत शुक्रिया। ख्याल रखें, अपना ख्याल रखें और स्टे सेफ। चलें सर, ओके ठीक है, ओके, ओके, अल्लाह फिर हाफिज। आइंदा कोई हम आपके लिए कुछ कर सकते हुए तो आपने लाजमी हमें बताना है, इंशाल्लाह फिर बात होगी। बहुत शुक्रिया सर आपका, बहुत शुक्रिया। ठीक है सर, ओके, ओके अल्लाह यार, हाफिज। ओके, अल्लाह ओके, हाफिज। चलें बिलाल वाइंड अप कर दें आप इसको।